हेलो एवरीवन। ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है सीए में इंटर में उसमें जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसका फटाफट हम लोग हर चैप्टर का थ्योरी पढ़ेंगे। अब ये जो सीरीज ऑफ वीडियो बनेगा इसके अंदर हम लोग खाली वही थ्योरी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ है। जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो काफी सारा थ्योरी साथ साथ में लिखते हुए चलते थे। इसके अलावा जो टिपिकल थ्योरी है, जो क्लास में जो थ्योरी पढ़े उसका प्रैक्टिकल में भी एप्लीकेशन रहता था, हम लोग वैसा थ्योरी पढ़े। तो एनीवेज जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोग पेज जब फ्लिप थ्रू करेंगे एनीवेज आप लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। पर इसके अलावा और बहुत सारा थ्योरी होता है जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के दौरान कोई एप्लीकेशन नहीं होता है। उस तरह के थ्योरी को ऑब्वियस बात एग्जाम में पूछा जाता है। सीए में तो देखो ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है, कोई चाहे तो अटेम्प्ट करे कोई चाहे तो छोड़ दे। पर सीएमए के अंदर में जो एमसीक्यू है, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग है, एमसीक्यू ये सब जो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हुआ, ये सब के अंदर में उस थ्योरी का एप्लीकेशन लगता है। तो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी का ये रिवीजन सीरीज, रिवीजन नहीं बोलेंगे, थ्योरी का सीरीज वापस से हम रिपीट कर रहा है। हम लोग ये क्लास में वैसा थ्योरी डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल क्लास में डिस्कस नहीं किया हुआ है। जो ऑलरेडी कर लिया वो तो आप लोग एनीवेज आता है। इसके अलावा जो एडिशनल पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्वियस बात है एक ही क्लास के अंदर में ये सारा का सारा एक ही क्लास के अंदर में सारा का सारा चैप्टर का थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कर पाना, तो यहां पे हम लोग चैप्टर वाइज इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। डन, चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट और बाद में करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर मटेरियल के साथ। डन, आप लोग का बुक का पेज नंबर आइदर 26 है या कोई और है, हमको आइडिया नहीं, आप लोग अपना बुक में देखना, पर जो भी पेज में चैप्टर मटेरियल है आप लोग प्लीज उसी पेज में पहुंचना। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर मटेरियल। आप देखो ये जो चैप्टर मटेरियल है, ये चैप्टर मटेरियल के अंदर में पहला बात, पूरे के पूरे मटेरियल के अंदर में चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिनिश गुड्स के बारे में नहीं। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? रॉ मटेरियल, यानी जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस का जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, जो डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट होके एफजी बनता है, वो जो रॉ मटेरियल है ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मेरा इनफैक्ट एक छोटा सा पीपीटी टाइप बनाया हुआ है जो हम लोग के चैप्टर का बहुत सारा टर्मिनोलॉजी को समझने में बड़ा हेल्प करेगा। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ना एटलीस्ट खाली ये जो पेज दिख रहा है ना, इसको आप लोग भी प्लीज अपने नोटबुक में, अपने बुक के अंदर में बनाना, खाली ये पर्टिकुलर पेज, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है। एक बार ये चीज क्लियर होगा ना तो इसके पढ़ने के साथ साथ बहुत सारा जो टर्म्स है ना वो माइंड में सेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, फ्लो में क्या है हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। चलो जरा देखते हैं। देखो देखो सबसे पहला बात आप लोगों को जो पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर में डिपार्टमेंट है पहला, कौन सा? स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या है? रॉ मटेरियल को अपने पास जब परचेज करेगा तो रिसीव करना, उसके बाद इसको ढंग से अपने पास रखना, और जब यूजर डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ेगा उसको ये देना, यही उसका काम है। पहला रिसीव कर, अगला स्टोर कर, अगला इशू कर। करेक्ट? अब ऐसा है, ये था पहला स्टोर डिपार्टमेंट। और हमारा अगला क्वेश्चन उठता है, जो मटेरियल रहेगा ये मटेरियल को यूज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? एक और फैक्ट्री को इमेजिन करना, फैक्ट्री के अंदर में मेन दो तरह का डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और अगला जो इसको असिस्ट करने वाला है वो कौन सा है? सर्विस डिपार्टमेंट। यानी जो मटेरियल है उसको यूज कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। पर यूज करने के पहले यूज करेगा तो यूज करने के लिए चाहिएगा मटेरियल, ये मटेरियल किस डिपार्टमेंट से मांगेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना? यहां तक एक डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन होता है परचेज डिपार्टमेंट का रूल क्या है? जब रॉ मटेरियल परचेज करना है तो भैया सप्लायर से मांगना पड़ेगा,
और ये सप्लायर से मांगने का काम ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करता है, ना सर्विस डिपार्टमेंट करता है, ना स्टोर डिपार्टमेंट। की जिम्मेदारी किसका होता है? परचेज डिपार्टमेंट का। ठीक, तो पहले नाम जानो। स्टोर्स वाला मटेरियल रखेगा, प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट मटेरियल को यूज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करेगा। अब देखो सिलसिला कुछ कैसा होता है। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में रॉ मटेरियल पड़ा रहेगा। और जैसे कि हमारा चैप्टर मटेरियल में पड़ा हुआ है, बहुत तरह का स्टोर्स लेवल होता है। तो मान लो इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लो इतना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अब जैसे से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, वो क्या करेगा? मटेरियल को थोड़ा थोड़ा निकालेगा। वो पूरा ही निकाल दिया एक साथ। थोड़ा निकाला, अगला थोड़ा निकाला, अगला थोड़ा निकाला, अगला थोड़ा निकाला। और इस तरीके से रॉ मटेरियल का जो स्टॉक लेवल है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। पर एक पॉइंट ऑफ टाइम में पहुंचने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? अगला रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, जिसको याद कर हम लोग क्या बोलते थे? री ऑर्डर लेवल। अब मेरा क्वेश्चन उठता है, क्या ये सप्लायर से परचेज करने का काम क्या सीधा स्टोर डिपार्टमेंट करेगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट कौन सा था? परचेज डिपार्टमेंट। अब देखो मेरा पहला डॉक्यूमेंट का नाम। जैसे ही रॉ मटेरियल का आवश्यकता पड़ेगा, स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? पहला डॉक्यूमेंट का नाम। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा? परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि भाई सुन, मेरे यहां पे ये वाला मटेरियल का बैलेंस थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, आप जल्दी से सप्लायर से परचेज करो। अब ऑब्वियस बात है, जब स्टोर्स वाला परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा तो कॉल करके थोड़ी करेगा। क्या लगता है? मोबाइल उठाएगा, व्हाट्सएप करेगा? नहीं। क्या लगता है? टेलीग्राम में भेजेगा, वीडियो कॉल करेगा? नहीं। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो लिख कर देगा कि मेरे यहां पे देखो बैलेंस थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, अब मुझे इतने मटेरियल की आवश्यकता है, कृपया करके आप वो मटेरियल परचेज करके हमें प्रदान करें। वो डॉक्यूमेंट जो स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा मटेरियल कि भाई तुम मटेरियल परचेज कर, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? परचेज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब क्या? रिक्वायरमेंट। क्या चीज का रिक्वायरमेंट? आपको परचेज करना है, उसका रिक्वायरमेंट आ गया। यानी परचेज डिपार्टमेंट कौन देगा? स्टोर्स वाला परचेज डिपार्टमेंट को पहला नाम। अब जैसे ही परचेज डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट मिलेगा, अब ऑब्वियस सा बात है, परचेज डिपार्टमेंट को पता है कौन सा मटेरियल का सप्लायर कौन है। 3-4 सप्लायर होते हैं। वो क्या करेगा? सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा फॉर कोटेशन। यहां सीधा कोटेशन आ गया, पर ये लोग को बोलेगा RFQ। RFQ का फुल फॉर्म क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। यानी इनको रिक्वेस्ट करेगा, देखो भाई मुझे मटेरियल चाहिए, आप प्लीज मुझे कोटेशन दो कि आप इतना क्वांटिटी किस रेट में दोगे, क्या ट्रेड डिस्काउंट है, क्या कैश डिस्काउंट है, क्या लीड टाइम है, कौन सा क्वालिटी दोगे, ये सारा का सारा चीज। अब जैसे ही उनको ये रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किया जाएगा, हर एक सप्लायर क्या करेगा? अपना अपना कोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो देखो यहां पे अगले स्टेप में कोटेशन आया। ठीक, कोटेशन में वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा। क्वेश्चन उठता है कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाला है? पहला प्राइस, अगला क्वालिटी, अगला लीड टाइम, अगला डिस्काउंट, अगला डिस्काउंट, ये सब करेक्ट। तो ये सारा सारा टर्म्स एंड कंडीशंस सप्लायर अपने कोटेशन में लिखकर देगा। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को ढंग से देखेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेल्प लेगा, क्योंकि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूज करना है, तो क्वालिटी वो बताएगा। प्राइस रेट क्या होना चाहिए? परचेज डिपार्टमेंट देखेगा। कितना जल्दी पहुंचना चाहिए? वो स्टोर डिपार्टमेंट देखेगा। तो सब मिलके एनालिसिस करेंगे कि हम लोग को फाइनली किस सप्लायर को से परचेज करना है। मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, 3 लोग से कोटेशन आया था, और फाइनली मान लो कौन सबसे बढ़िया निकला? मान लो मिस्टर एक्स। एक्स हमेशा ही बढ़िया लगती है, मतलब होता है। तो मान लो सबसे बढ़िया कौन निकला? मिस्टर एक्स। अब जैसे मिस्टर एक्स का सिलेक्शन हुआ, तो भैया मिस्टर एक्स को बताना पड़ेगा ना कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया। तो कॉल में नहीं बताएंगे, उसके एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देंगे, उसको क्या बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। यानी परचेज कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दिया, मैं तेरे से परचेज कर रहा हूं, मुझे मटेरियल देना।
क्लियर है यहां तक? तो पहला स्टोर्स वाला परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेजिशन दिया, उसके लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किया, कोटेशन आया, परचेज ऑर्डर दिया, मिल गया परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर देने के बाद हमारा सप्लायर का ड्यूटी बनता है कि जितना लीड टाइम वो बोला था, मान लो 3 वीक 4 वीक या 1 महीना 2 महीना, जो बोला, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, जितना लीड टाइम है उस लीड टाइम को खत्म होने के बाद, के लीड टाइम खत्म होने के अंदर वो अपने मटेरियल को पहुंचाए कहां पे? फैक्ट्री तक। अब ये परचेज डिपार्टमेंट को थोड़ी देगा, परचेज डिपार्टमेंट हेड ऑफिस में बैठा, वो लेकर क्या करेगा? मटेरियल का यूज होगा फैक्ट्री में, तो देखो सप्लायर क्या करेगा, सीधा ये मटेरियल किसको देगा? डिस्पैच करेगा मटेरियल विद इन लीड टाइम, किसको? स्टोरेज डिपार्टमेंट। यहां पे पहुंचा मटेरियल, मटेरियल पहुंचने के बाद स्टोरेज डिपार्टमेंट सबसे पहले क्वालिटी को चेक करेगा। सुपर इंपॉर्टेंट बात, सुपर इंपॉर्टेंट बात, क्वालिटी को चेक करेगा, और क्वालिटी से अगर मान लो ये सेटिस्फाइड रहता है, अब उसके बाद ये एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम है GRN। आप लोग बोलेंगे GRN क्या है? GRN का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स रिसिप्ट नोट। गुड्स को रिसीव किया, इसका एक नोट, एक डॉक्यूमेंट में एंट्री होगा। तो ये जब गुड्स को रिसीव किया, ये एंट्री क्या करेगा? GRN। वेट, एक चीज पढ़े थे स्टोर्स लेजर, जहां पे बहुत सारा कॉलम बनता था, याद करो। रिसिप्ट के अंदर में आता था डेट, सॉरी डेट तो पहले आ गया, रिसिप्ट में आता था क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, उसके पहले GRN। GRN क्या है? जब मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो एक डॉक्यूमेंट में एंट्री होगा, क्या नाम रहेगा? GRN। जैसे ही पहुंचा, स्टोरेज डिपार्टमेंट उसको अपने पास रख लिया। अब रख लिया, अब उसके बाद मटेरियल तो आ गया, पर भाई ये मटेरियल को यूज कौन करने वाला है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। और वापस से कोई काम फोन कॉल के द्वारा नहीं होता, एक रिटन डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है। अब जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट को ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होगी, वो क्या करेगा? स्टोरेज डिपार्टमेंट से मांगेगा, और जब स्टोरेज डिपार्टमेंट से मांगेगा तब एक डॉक्यूमेंट में लिखकर मांगेगा। जिस डॉक्यूमेंट में लिखकर मांगेगा उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन, रिक्विजिशन माने रिक्वायरमेंट। ये दोनों क्या बोलेंगे? भाई मुझे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, देना देना देना। अब जैसे मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजा जाएगा, स्टोरेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? फाइनली मटेरियल को इशू करेगा। तो ये पूरा का पूरा फ्लो है, ये पूरा सीक्वेंस है, किस तरीका से एक फैक्ट्री के अंदर में मटेरियल का मूवमेंट चलता है। डन? एक और वापस से जल्दी से रिवाइज करते हैं, और यकीन मानो अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो आप लोगों को मटेरियल का बहुत सारा थ्योरी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा टर्म्स, परचेज एक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, GRN, मटेरियल एक्विजिशन नोट, ये सब क्या है, हम लोग को जानना जरूरी था। ठीक है, वापस से मैं फटाफट पूरा चीज रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को माइंड में सेट हो जाए। होपफुली आप लोग ये बनाए हैं, ज्यादा कुछ बनाने का नहीं, बस ये एक चीज बनाने का है, और माइंड भी एक दो चीज और होगा, बाकी आप लोग के बुक में जो है वो सब है। ठीक है ना? देखो, पहला बात कि मेरा रॉ मटेरियल कहां पड़ा रहेगा, कौन रिसीव करेगा, कौन इशू करेगा? स्टोरेज डिपार्टमेंट। और ऐसे मटेरियल को यूज कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ये क्या हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। अगला, सप्लायर से बात करने का जिम्मेदारी किसका है? इन लोग में किसी का नहीं। किसका है वो जिम्मेदारी? परचेज डिपार्टमेंट का। ठीक, अब स्टोरेज डिपार्टमेंट में मटेरियल धीरे धीरे कम होता रहेगा, तो जैसे मटेरियल कम होगा, एक लेवल पहुंचने के बाद, रीऑर्डर लेवल पहुंचने के समय, ये तुरंत परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा, भाई परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल दे। अब जब ये इन्फॉर्म करेगा तो उसको बोलेगा, भाई तुमको परचेज करना है, नाम क्या होगा? परचेज रिक्विजिशन। और जैसे इसको मिलेगा, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर से रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करेगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। और जैसे सप्लायर के पास रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन आएगा, सप्लायर क्या करेगा? कोटेशन देगा। देखो कोटेशन मिला इनको। पूरा एनालिसिस करने के बाद जो बेस्ट है उसको परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा? सप्लायर को परचेज ऑर्डर देगा। ऑर्डर देगा, ओए उससे परचेज कर रहे हैं। जैसे उसको परचेज ऑर्डर मिला, अब लीड टाइम है मान लो 2 वीक का, 2 वीक के अंदर ये क्या करेगा? गुड्स को डिस्पैच करेगा। कहां पे? स्टोर्स में। और सबसे पहले स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्वालिटी को चेक करेगा, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट में एंट्री करेगा जिसका नाम क्या है? GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट। क्लियर है? यहां तक गुड्स रिसिप्ट नोट हो गया।
अब मटेरियल पहुंच चुका है स्टोरेज डिपार्टमेंट। अब उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट को जब भी मटेरियल की आवश्यकता होगी, वो लोग क्या करेंगे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजेगा। मटेरियल चाहिए ना, रिक्वायरमेंट है ना, क्या नाम है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, MRN, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। जैसे इसको मिलेगा ये मटेरियल इशू करेगा ये दोनों डिपार्टमेंट को, वापस से धीरे धीरे बैलेंस कम होगा, वापस से पूरा का पूरा साइकिल रिपीट होगा। डन। आई थिंक हम लोग ने बहुत डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया। आप लोग प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, ये एक आप लोग जरूर अपने नोटबुक में बनाना। चलो, जो आप लोग की बुक में ऑलरेडी बनाया हुआ है वो उतना मजेदार नहीं है, तो आप लोग प्लीज बनाना। ठीक है ना, ये मजेदार नहीं है। अब एक दो टर्म और है जो हम लोग जान लेते हैं पहले। एक टर्म होता है बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। एनीवेज हम लोग सीधा बुक से पढ़ लेते हैं, जरूरत नहीं है सबका। देखो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बॉम। तुम बोले कौन सा बॉम, मुझे डर लग रहा है। या बॉम मतलब क्या है, सॉरी फुल फॉर्म क्या है, बिल ऑफ मटेरियल। इसका मतलब क्या, देख, जब प्रोडक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्शन करने का जिम्मेदारी किसका है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो चीज बनाना है, उसको बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलाकर बनेगा। तब एग्जैक्ट कौन सी चीज का कितना कितना प्रोपोर्शन मिलाना है वो उसको पता होना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट कितना बनाना है, कितना कितना होना चाहिए, वो ना एक ड्राइंग डिपार्टमेंट होता है, एक ड्राइंग ऑफिस होता है जिसका काम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये कैलकुलेट करके बताना कि भाई अगर एक फिनिश गुड्स बनाना है तो इसमें आपको ये रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे अगर आप लोग घर में कभी खाना बनाए हैं, तो घर में खाना बनाने के समय जो लोग एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी वो लोग अलग बात है, पर जो पहली बार बनाता है ना, वो जरूर देखते हैं रेसिपी क्या है, जरूर देखते हैं रेसिपी क्या है, और उसमें लिखा रहता है ना कि 1 किलो नमक डालो, सॉरी मतलब कुछ नमक डालो, कुछ ये डालो, ये सब मतलब हमको आता नहीं है, कुछ ना कुछ ये सब मिला जुला के बनाकर एक प्रोडक्ट बना। तो जैसा उनका जो रेसिपी लिखा रहता है ना, सिमिलरली एक फैक्ट्री के अंदर में फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल, एग्जैक्ट कितना कितना क्वांटिटी लगेगा, ये एक डॉक्यूमेंट में लिख कर देता है। ये कौन लिख कर दे रहा है, वो डिपार्टमेंट जिसने रिसर्च के द्वारा ये निकाला है कि अगर इतना इतना चीज मिक्स करके बनाएंगे ना तो मेरा फिनिश गुड्स एकदम A1 क्वालिटी का बनेगा। उस चीज को, उस डॉक्यूमेंट को जहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल ये मत समझना मटेरियल खरीद उसका बिल आया। बिल ऑफ मटेरियल मतलब क्या, कि कंप्लीट शेड्यूल है कि एक पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए एग्जैक्ट कितना कितना रॉ मटेरियल लगने वाला है। इसको होते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब पता है क्या होता है, मान लो एक तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है बहुत बड़ा सारा, तब ऑब्वियस होता है इंजीनियर लोग मिलके ऐसे तो शुरू करेंगे नहीं, चलिए काम करते हैं, ईंटा लगा लगा के देखते हैं, जहां समझ में नहीं आया ईंटा तोड़ देंगे। पहले एक मैप तैयार होता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, यानी क्या होने वाला एक लेआउट तैयार किया जाता है। सिमिलरली ये लेआउट कौन तैयार करता है, ड्राइंग ऑफिस। अब ये जो बिल ऑफ मटेरियल है ना, ये इसमें छोटा से छोटा बात लिखा रहेगा, यानी जो नट्स बोल्ट्स कितना होता है ना, वो तक उस हद तक लिखा रहता है कि एग्जैक्ट क्या क्या चीज कितना लगने वाला है। किसके काम का चीज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको पता है यार क्या बनाना है। किसके काम का चीज है, स्टोर्स डिपार्टमेंट। तुमने क्या, जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मान लो कोई एक दिन 5 फिनिश गुड्स बनाना है, और स्टोर्स वाले को पता है कि यार बॉम्ब क्या है, कि एक को बनाने में क्या लगता है, तो वो इजीली कैलकुलेट करेगा 5 को बनाने में क्या लगता है। उसको पता रहेगा ना कि कितना कितना मटेरियल इशू करना है। अगर वो ज्यादा कम मांगा तो तुरंत क्रॉस चेक हो पाएगा। अगला जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट उसमें बड़ा हेल्प करेगा कि उसको एग्जैक्ट पता रहेगा एक फिनिश गुड को बनाने में कितना कितना मटेरियल लगा, रेट उसे पता है, तो क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा अमाउंट। तो कैसे पॉसिबल हो पाता है, बॉम्ब के द्वारा। तो एक काम करते हैं, जरा देखते हैं बॉम्ब क्या है, देखते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्या है, is a complete schedule of part and material required for a particular order। और ये कौन बनाया है, ड्राइंग ऑफिस बनाया है।
ये एक तरह का क्या है, ब्लूप्रिंट और ड्राइंग्स। सिंपल सिंपल बात। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए प्रिंटेड कॉपी ऑफ बिल ऑफ मटेरियल हमेशा दिया रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर जॉब या ऑर्डर। इसमें छोटा से छोटा नट्स, बोल्ट, साइज, वेट सब कुछ लिखा रहेगा। क्वेश्चन उठता है इसका यूज किसके लिए है, स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए, मटेरियल को इश्यू करने के समय। जब ये परचेज रिक्विजिशन भेजेगा, याद करो स्टोर्स वाला, जब परचेज डिपार्टमेंट को मांगेगा ना भाई तुमको इतना गुड्स देना है, तो उसको एग्जैक्ट तब पता चलेगा ना जब उसको पता रहे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना मटेरियल यूज करता है। तो परचेज रिक्विजिशन में ये काम आएगा। अगला टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट क्या है वो कैलकुलेट करने में काम आएगा। अगला एक क्रॉस चेक करने में काम आएगा कितना मटेरियल वो मांग रहा है। वेरी इजी। अब देखो मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये थ्योरी को वर्ड टू वर्ड रटने मत बैठ जाना। आप लोग को बस खाली समझ में आना चाहिए होता क्या है, पूरा पूरी अपने वर्ड्स में खाली कंसेप्चुअली करेक्ट होना चाहिए, वैसे लिखना है। थैंक यू। चलो आगे। अगला मेरा किसको ये हेल्प करने वाला है, तो देखो पहला किसको हेल्प किया, स्टोर डिपार्टमेंट। अगला किसको करेगा, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। कारण क्या, जब कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को बजट बनाना है, याद करो बजट चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें मटेरियल क्या लगेगा वो आराम से निकाल देगा अगर उसके पास बॉम्ब है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बताएगा कितना प्रोडक्शन करना है और उसको यह पता है कि एक प्रोडक्शन करने में कितना मटेरियल लगता है, तो भाई जितना बनाना है उसके लिए मटेरियल क्या लगेगा उसे पता है, आराम से मल्टीप्लाई करेगा, उसको तुरंत क्या मिल जाएगा, कितना रॉ मटेरियल उसको यूज करना है। तो पहला बजट बनाने में काम आएगा। अब एक और बजट बन गया और अगर मान लो एक्चुअल में ज्यादा या कम लगा, तो जो वेरिएंसेस आया ना, वेरिएंसेस उसको ये कैलकुलेट आराम से कर पाएगा। तो मटेरियल वेरिएंसेस ये कैलकुलेट कर पाएगा ताकि अगर एक्सेस खर्चा लग रहा है वो कंट्रोल हो पाए। लॉजिकल बात। तीसरा किसको हेल्प करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि भाई कितना मटेरियल यूज करना है वो आराम से हो पाएगा और बिना कोई वेस्टेज किए टाइम सेव करेगा कि कितना कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट रहेगा। डन। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बॉम, जो कंप्लीट शेड्यूल है पार्ट्स एंड मटेरियल का कौन बनाया, ड्राइंग ऑफिस। नट, बोल्ट, साइज, वेट, छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा। 3 डिपार्टमेंट को हेल्प करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट, अगला कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, अगला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये वर्ड मटेरियल रिक्विजिशन नोट आप लोगों को याद है या याद दिलाते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये देखो देखो, याद करो मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या था। मटेरियल का मुझे रिक्वायरमेंट है ये बताना है। मटेरियल का रिक्वायरमेंट किसको रहेगा, प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। किससे मांगेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो मेरा मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कौन इशू करेगा, यूजर्स। किसको करेगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट को। क्या लिखा रहेगा, कितना क्वांटिटी चाहिए, कौन से स्पेसिफिकेशन का, बस ये क्या है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो एक काम करते हैं, जरा आते हैं हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, देखो। इट इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। हाँ चल ठीक है, सिखा मत। ये क्या है, अथॉरिटी यूज टू गेट मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, यानी स्टोर्स डिपार्टमेंट से मटेरियल इशू करवाना है, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। क्वेश्चन उठता है ये कौन बनाएगा, जिसको यूज करना है। यूज किसको करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। अब अगला क्वेश्चन उठता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एग्जैक्ट कितना मटेरियल इससे मांगेगा, स्टोर्स वाले से। अब वो किस बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, याद करो एक वर्ड पढ़े थे बॉम्ब। एक को बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, तो जितना इसका बनाने का प्लान है उसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, ये बॉम्ब देख के आराम से कैलकुलेट कर सकता है और मटेरियल को विड्रॉ करेगा ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। तो इवेंचुअली क्या होगा, लास्ट में रिकंसिलिएशन हो पाएगा कि एग्जैक्ट कितना मटेरियल किसको रिक्वायरमेंट है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में कभी कभी पूछता है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल रिक्विजिशन नोट। वैसे देखा जाए ना तो ये बहुत ही स्टूपिड डिफरेंस है, दोनों एकदम अलग चीज है। बिल ऑफ मटेरियल भैया ड्राइंग ऑफिस बनाया कि मटेरियल कितना लगना चाहिए। मटेरियल रिक्विजिशन नोट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट स्टोर्स वाले से मांग रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। किसके बेसिस पे, ऑब्वियसली बॉम्ब के बेसिस पे।
जरा देखते हैं, ये कौन प्रिपेयर किया? ड्राइंग ऑफिस। ये कौन प्रिपेयर किया? कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। जबकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या एक ऑथराइजेशन है, एक ऑर्डर है कि भाई स्टोर्स कीपर, स्टोर्स डिपार्टमेंट आप कृपया करके ये रॉ मटेरियल इशू करें, किसे? हमारे कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट को। ठीक, वापस से वही सेम बात, ये कंप्लीट शेड्यूल है ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो बिल ऑफ, पता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट को अगर बाई चांस ना देना तब भी काम कभी कभी चल सकता है। अगर बाई चांस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले स्टोर्स को ये बोलते कि मुझे एक गुड्स बनाना मटेरियल दे, क्योंकि स्टोर्स वाले के पास बॉम्ब है, उसको पता है एक के लिए कितना लगता है। यानी मटेरियल रिक्विजिशन नोट में डिटेल में ना बोले, बस एक डॉक्यूमेंट में लिख के दे दे, एक मटेरियल, एक एफजी बनाना मटेरियल दे, काम हो जाएगा। यानी मटेरियल रिक्विजिशन नोट कैन बी रिप्लेस्ड। पर अगर उल्टा सोचा जाए तो बिल ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर मान लो बिल ऑफ मटेरियल नहीं है, अगर मान लो बिल ऑफ मटेरियल ना प्रोडक्शन के पास ना स्टोर्स के पास, तो आइडिया नहीं है मटेरियल लगेगा कितना। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट कैन नॉट रिप्लेस, जबकि इट कैन रिप्लेस स्टोर्स एक्विजिशन। ये क्या चीज निकालने में काम आएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये कोटेशन, ये क्वांटिटेटिव कंट्रोल है, और ये कितना मटेरियल विड्रॉ किया। ठीक है, बकवास बात है। ज्यादा क्लियर है? हमारा अगला टर्म देखो क्या है? परचेज रिक्विजिशन। हमारा अगला टर्म है परचेज रिक्विजिशन। याद करना वो डायग्राम, परचेज रिक्विजिशन यानी परचेज कर, इसका रिक्वायरमेंट कौन किसको भेजेगा? स्टोर डिपार्टमेंट किसको भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट को, कि भाई मटेरियल कम हो रहा है, तुम परचेज कर। तो मेरा परचेज डिपार्टमेंट, सॉरी परचेज रिक्विजिशन क्या है? एक रिक्वेस्ट है टू परचेज डिपार्टमेंट, क्या करने के लिए? रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए। जनरली रॉ मटेरियल परचेज करके कौन यूज करने वाला है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, या कोई और डिपार्टमेंट। और इसमें एग्जैक्ट बताएगा कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, कितने दिनों के अंदर में चाहिए, ये सारा बात। एक कॉपी परचेज डिपार्टमेंट के पास रहेगा, एक कॉपी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास रहेगा, एक कॉपी जिसने परचेज एक्विजिशन बनाया यानी स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास रहेगा। तो एक परचेज डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा जो इनिशिएट किया यानी कौन रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये कौन ओरिजिनेट करेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट। ये अगर मान लो कोई स्पेशल आइटम है ना, तब स्टोर्स वाले बोलेगा भाई नॉर्मली ये तुम नहीं मंगवाता, प्रोडक्शन को बोलेगा तुम सीधा परचेज से मांग। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल आइटम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सीधा मांगेगा। ठीक, परचेज मैनेजर फाइनली क्या करेगा? इसके बेसिस पे क्वालिटी क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मटेरियल परचेज करेगा। नॉर्मल बात है। देखो अगला टर्म क्या आता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। याद करो जैसे ही उसको परचेज एक्विजिशन मिलेगा, अब हमारा परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर से कोटेशन मांगेगा, कोटेशन। तो अगले को हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन परचेज एक्विजिशन मिलने के बाद परचेज डिपार्टमेंट का रूल आता है, और वो क्या मांगेगा? क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, किससे खरीदना है, किस रेट में खरीदना है, कब वो डिलीवरी देगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन का वो आंसर देगा। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। चलो ठीक, एक और सबका कोटेशन मिला। कोटेशन मिलने के बाद जिसका बेस्ट आया, जिसका बेस्ट कोटेशन आया हर टर्म्स में, उसको क्या दिया जाएगा? परचेज ऑर्डर, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मेरा परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक फॉर्मल परचेज ऑर्डर देगा, जिसके द्वारा उसमें सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड होगा जो उसको फुलफिल करना है। तो परचेज ऑर्डर क्या है? आफ्टर डिसाइडिंग बेस्ट कोटेशन, परचेज मैनेजर विल इशू द फॉर्मल परचेज ऑर्डर। किसको देगा? सप्लायर को, कि भाई इस रेट में इतने दिनों में मटेरियल देना है। ठीक, बार बार बोल रहे हैं, रटना नहीं, खाली ये पता होना चाहिए ये डॉक्यूमेंट का बेसिक पर्पस क्या है। बाकी आंसर आप लोग खुद अपने आप लिख पाएंगे। जो पहला जो चार्ट बनाया वो बड़ा काम का था, और वो चार्ट तो खून में है कि जब आईटीसी के फैक्ट्री में थे, तो आईटीसी के फैक्ट्री में थे, तो भैया जब फैक्ट्री में था तो ऑब्वियस सा बात है, मेरे को ये मतलब ऑब्वियस सा बात है, ये काम हम लोग करना पड़ता था, तो इसके बारे में आइडिया था।
अगला है परचेज ऑर्डर दिए। अब डिलीवरी पीरियड जब लीड टाइम खत्म होगा, वो क्या करेगा, डिलीवरी देगा। किसको देगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट। और याद करना, स्टोर्स डिपार्टमेंट सबसे पहले क्वालिटी चेक करेगा और उसका जैसे गुड्स को रिसीव करेगा वो क्या डॉक्यूमेंट बनाएगा, GRN। तो देखो हमारा अगला डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, GRN। यानी जब हर चीज इज इन ऑर्डर, यानी क्वालिटी सही है, सुटेबल फॉर एक्सेप्टेंस है, तो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है यानी जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करेगा मटेरियल इनवर्ड नोट या GRN। एक कॉपी परचेज को भेज दिया जाएगा, एक स्टोर्स अपने पास रखेगा, एक रिसीविंग डिपार्टमेंट, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। इतना प्रैक्टिकल हम लोगों को रटना नहीं। डन। चलो देखो हम लोग का सारा टर्म क्लियर। पहला था परचेज एक्विजिशन, स्टोर्स परचेज को बोला भाई परचेज कर। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, सप्लायर से मांगा, कोटेशन दिया, बाद में परचेज ऑर्डर दिया। लीड टाइम के बाद गुड्स मिलेगा, क्वालिटी चेक एंड GRN। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए, मटेरियल एक्विजिशन नोट। एक और टर्म था बॉम, ड्राइंग ऑफिस बनाया जहां पे एग्जैक्ट लिखा रहेगा कौन सा मटेरियल एग्जैक्ट कितना कितना यूज करना है। डन। तुम लोग बहुत डिटेल में अच्छे से ब्यूटीफुली ये सेगमेंट ऑफ थ्योरी को पढ़े हैं। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या है। अगला टर्म है स्टोर्स डिपार्टमेंट को हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास मेन दो चीज होती, दो डॉक्यूमेंट है। एक है बिन कार्ड और अगला है स्टोर्स लेजर। आप लोग बोलेंगे स्टोर्स लेजर के बारे में हम लोग सुने हुए हैं, आप लोग एग्जाम सुने हुए हैं, और जो सुने हुए हैं एग्जैक्ट हम उसी स्टोर्स लेजर का बात कर रहा है। पर एक और क्या होता है, आप बिन कार्ड कहां गया भाई, और ये रहा बिन कार्ड। अब देखो बिन कार्ड समझने के पहले हम लोग को समझना है बिन क्या होता है। बैक टू माई PPT। ये देखो, अगर आप लोग बाई चांस कोई फैक्ट्री में जाएंगे तो आप लोग देखिए ना, बहुत तरह का मटेरियल होता है, और जो बहुत तरह का मटेरियल होता है वो ऐसे रैंडमली फेंक तो नहीं देते। मैंने थोड़ी ये आया मटेरियल फेंक दिए, पेन आया फेंक दिए, मोबाइल आया फेंक दिए, ये आया फेंक दिए, सॉरी सब कुछ फेंक दिए। वहां पे हर चीज बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीका से रखा जाता है। किस में रखा जाएगा, आइदर रैक्स में, देखो हर एक रैक, या बिन्स में, बिन्स या रैक्स में रखा जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान देगा ना तो देखो हर एक बिन या रैक के ऊपर में ना देखो एक कागज का टुकड़ा है, दिख रहा है, ये देख रहा है, आंख खोल के देख, आंख खोल के देख, दिख रहा है। पता है हर बिन के ऊपर में जो कागज का टुकड़ा चिपकाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को, इस कागज के टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, बिन कार्ड। आप लोग बोलेंगे इस बिन कार्ड में क्या होता है, इस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है। पहला, वो मटेरियल का नाम क्या है। अगला लिखा रहता है कितना मटेरियल ऑलरेडी बिन में पड़ा है। मान लो एग्जाम्पल देते हैं, मटेरियल का नाम है, मान लो टोबैको, नहीं टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको हटा। मान लो क्या है, स्ट्रॉबेरी। बोले वाह, इतना दिन हो गया पर हैंडराइटिंग नहीं सुधारे, और नहीं सुधारेंगे। अब मान लो ऑलरेडी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 50, ठीक है, 500 ग्राम, ठीक, इतना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मान लो और आया, कब आया, मान लो एग्जांपल दे रहे हैं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल और आया 100 ग्राम, तो हम जैसे इस बिन में डालेगा हम तुरंत इसमें लिख देगा 1 अप्रैल 100 ग्राम। मान लो 2 तारीख को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इसको यूज करना है, वो इशू किया, तो इसको निकालेगा, और मान लो इससे से 200 निकाले, जैसे निकालेगा वो 2 तारीख को लिख देगा -200। ठीक, यानी वो 500 था, 100 और आया, यानी इस दिन बैलेंस हुआ 600, 200 और गया, बैलेंस क्या बचा 400। तो एक बात समझना, बिन के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट है, जहां पर बस खाली ये क्वांटिटी लिखा जाता है, कितना क्वांटिटी आ रहा है, कितना क्वांटिटी जा रहा है, वैसे डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिन कार्ड। यार एक बात समझना, यहां पे रेट का कोई मतलब नहीं, यहां पे वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। ये काम ये कौन लिखेगा यार, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट का आदमी है वो ये काम लिखे करेगा। कब, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड एट द टाइम ऑफ इशू। बड़ा सिंपल है बिन कार्ड। जरा देखते हैं क्या है। देखो बिन कार्ड, बिन कार्ड क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट बात।
ये क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री है, ओनली क्वांटिटी नॉट वैल्यू, विच शोज द क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर बिन। एक बिन में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। बिन क्या है, एक वैसा कंटेनर या वैसा रैक जिसके अंदर मटेरियल को रखते हैं। ठीक है, सीखा मत। हर एक बिन में एक कार्ड चिपका हुआ रहता है जो हम आपको विजुअली दिखाए, जहां पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, कितना रिसीव किए, कितना इश्यू किए, कितना रिटर्न किए। और ऑब्वियस बात है, ये सारा काम कहां हो रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट में। इसे मेंटेन भी कौन करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट। कितना सिंपल बात है। तो कॉस्ट का थ्योरी कितना सिंपल होता है, अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता रहे इसका कंसेप्ट क्या है। ये रखने का फायदा क्या है, इसका बहुत फायदा है, मिस्टेक होने का चांसेस बड़ा एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मटेरियल आया अंदर भी लिखे, ऊपर लिख दिए, इशू के निकाले लिख दिए। चलिए, अगर बाई चांस कभी फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, कंपेयर करना है, जितना मेरे बुक्स में है उतना ही बिन कार्ड में है ना, उतना ही फिजिकली है ना, हम लोग कितना इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है, मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, कंट्रोल अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कभी भी पॉसिबल है। अगला, अलग अलग तरह का मटेरियल हम लोग बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं अगर बिन कार्ड में क्लियर कट ये बात लिखा रहे। तो इसका डिसएडवांटेज है क्या, अगर बाई चांस एक ही डॉक्यूमेंट में पूरा लिखा रहता ना, तो कितना आसान रहता किसी को समझने का कि भाई पूरे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर में एग्जैक्ट मटेरियल कितना कितना है। और इमेजिन करो स्टोर डिपार्टमेंट कितना बड़ा है और कितना फैला हुआ रैक्स और कंटेनर है, सब में लिखा हुआ है, तो बहुत ही वाइड एरिया में सारा का सारा ये रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। तो डिस्पर्स्ड ओवर वाइड एरिया। अगला, अब सोचो मान लो केरोसिन का काम कर रहा है या ग्लू का काम कर रहा है, अब उसी हाथ से निकाला उसी हाथ से लिख रहा है, तो इतना डर्ट और ग्रीस हो जाता है ना कि आदमी बेचारा समझ ही नहीं पाएगा उसमें क्या लिखा है। तो कार्ड्स आर लायबल टू बी ज्ञानबाजी। नेक्स्ट, हो सकता है जो क्लरिकल आदमी लोग मटेरियल को निकालने या रखने का काम कर रहे हैं वो शायद पढ़ा लिखा ही नहीं, अंगूठा छाप है, तो बेचारा वो लिख नहीं पाएगा कि बिन कार्ड में कितना क्वांटिटी लिखना है। ऑल तो ऐसे होता नहीं है, स्टिल एक डिसएडवांटेज गिना दिया, हम लोग भी जान लिए। तो ये था बिन कार्ड। अगला क्वेश्चन था स्टोर स्टेजर क्या था, तो आपको याद होगा स्टोर स्टेजर का फॉर्मेट, जहां पे लिखते थे डेट, और रिसिप्ट के अंदर में जीआरएन, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू के अंदर में एमआरएन, मटेरियल एक्विजिशन नोट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, बैलेंस के अंदर में क्वांटिटी रेट अमाउंट, एंड लास्ट में रिमार्क्स। याद आ रहा है, ऐसा पढ़ते थे। अब ध्यान देना, बिन कार्ड के अंदर में, बिन कार्ड के अंदर में स्टोर डिपार्टमेंट एंट्री किया खाली क्वांटिटी का, और स्टोर स्टेजर में स्टोर डिपार्टमेंट नहीं, जो कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट है, वो एंट्री करेगा किसका, क्वांटिटी रेट अमाउंट सबका। वो डेली बेसिस पे एंट्री होता है, यानी मान लो एक ही दिन में, एक दिन में 10 बार आया ना, तो 10 बार उसमें लिखा जाएगा। पर यहां पे एक दिन का एक सिंगल एंट्री होता है, यानी एक दिन में 10 बार जो आया वो बस एक ही बार भी लिख देगा, एक दिन में 10 बार को जोड़ के। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या है स्टोर लेजर, इज अ रिकॉर्ड मेंटेन टू रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ कितना मटेरियल रिसीव किए, इशू किए, एंड कितना स्टॉक में पड़ा है, बैलेंस कितना है। कौन बनाएगा, कॉस्ट या अकाउंट्स डिपार्टमेंट। क्या चीज के बेसिस पे, जीआरएन एंड एमआरएन। तो देखो एग्जैक्ट समझ में आया क्या है। एग्जाम में कहीं पूछते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो भाई बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है, स्टोर्स कीपर, स्टोर स्टेजर कौन करता है, कॉस्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट। बिन कार्ड क्या है, स्टोर्स रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट, जबकि स्टोर स्टेजर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। बिन कार्ड में खाली क्वांटिटी आया, जबकि स्टोर स्टेजर में क्वांटिटी वैल्यू दोनों आया। बिन कार्ड में जैसी ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत एंट्री हुआ, जबकि स्टोर स्टेजर में ट्रांजैक्शन के बाद एंट्री हुआ। ये बकवास बात है, काट देना। बिन कार्ड हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अलग से, जबकि स्टोर स्टेजर में एक दिन का एक सिंगल ट्रांजैक्शन। तो जो डिस्कस के एग्जैक्ट वही था। तो ये था हमारा बिन कार्ड एंड स्टोर स्टेजर। तो देखो ये सब टिपिकल थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ईओक्यू। वेल ईओक्यू के बारे में अब वापस नहीं पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़े थे और जब ईओक्यू पढ़े थे। पूरा एक अच्छा खासा 2-2.5 पेज का नोट था, पूरे ग्राफ बना के हम लोग ड्राइव किए थे फॉर्मूला, हम रिपीट नहीं कर रहा है।
खाली एक बात, ईओक्यू वो क्वांटिटी था जहां मेरा टोटल कॉस्ट क्या आएगा, मिनिमम। एग्जाम में कभी कभी पूछता है ईओक्यू फॉर्म का अजम्पशन क्या है। ईओक्यू का फॉर्मूला किसका दिया हुआ था, विलियम जे बॉमल। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है इसका अजम्पशन क्या है। आप सुनो, कभी भी कोई भी अजम्पशन पूछे उसका फॉर्मूला याद करना। हम श्योर है आप लोगों को ईओक्यू का फॉर्मूला याद होगा, क्या था, √2AO डिवाइडेड बाय सी। अब जो जो चीज इस फॉर्मूला के अंदर में आया ना, वो सारा कांस्टेंट है, वही उसका अजम्पशन है। कितना इजी याद करना। यानी पहला अजम्पशन क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज कांस्टेंट, पहले से पता है। ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट। सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट याद करो, प्यूपा पर यूनिट पर एनम कांस्टेंट। एक दो अजम्पशन और, डेली इक्वल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है, इसी वजह से कैरिंग कॉस्ट में Q/2 × C बनता था। लास्ट एक और वाहियात अजम्पशन, सप्लायर का लीड टाइम क्या है, 0 मतलब आज के दिन ऑर्डर देंगे, सप्लायर मेरे गेट के बाहर रॉ मटेरियल लेके खड़ा है कि भैया आप ऑर्डर दीजिए, हम तुरंत डिलीवर करेंगे। तो बहुत सारा इम्प्रैक्टिकल चीज है जिसके बेसिस पे ईओक्यू का फॉर्मूला बना, और जो है सो है। तो देखो, ए कांस्टेंट है, अगला ऑर्डरिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, अगला कैरिंग कॉस्ट कांस्टेंट है, कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट है, अगला लीड टाइम क्या है, 0। एक और अजम्पशन आप लोग जोड़ देना, रॉ मटेरियल इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। रॉ मटेरियल इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये एक और अजम्पशन है हमारे यूक्यू के फॉर्मूला का। डन। चलो यूक्यू हम लोग को पता था, ये कुछ नया नहीं जाने। हमारा अगला टॉपिक बड़ा अच्छा टॉपिक है, ये कौन सा है, जेट, जस्ट इन टाइम। देखो ये नाम खुद बता रहा है, जस्ट इन टाइम, और ये बताने का क्या है, ये तो आप लोग को आता है, आप लोग रियल लाइफ में फॉलो करते हैं, जब जरूरत है बस उसी समय पढ़ते हैं, जस्ट इन टाइम, या कुछ लोग तो उसके बाद पढ़ते हैं। जस्ट इन टाइम क्या है, इसको हम लोग ढंग से समझते हैं। आप लोग चाहो तो ये एक और डायग्राम, ये जो हम समझाएगा ना, ये नीचे, ये आप लोग चाहो तो एक ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो जस्ट इन टाइम क्या है, जस्ट इन टाइम, सबसे पहले इसका कंसेप्ट ऐसा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या चल रहा है ना, कि जो रॉ मटेरियल और एनर्जी का स्टॉक है, उसको अपने फैक्ट्री या गोडाउन या वेयरहाउस में कम से कम रखना है। क्यों, कम से कम रखने का फायदा क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट बचेगा। कैरिंग कॉस्ट में क्या आता था, याद करो, कैरिंग कॉस्ट में क्या आता था, सबसे पहले रेंट का खर्चा, अगर दुनिया भर का क्वांटिटी रखे, दुनिया भर का स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, अगला इंश्योरेंस का खर्चा, अगला इंटरेस्ट का खर्चा, अगला रिस्क ऑफ डैमेजेस, ये सब कम होगा, ऑब्सोलेंस कम होगा। तो उद्देश्य क्या है, कम से कम स्टॉक रखना, जब जो चीज का जरूरत है बस उसी समय उसको ऑर्डर कर, जस्ट इन टाइम। ये कैसे ऑपरेट करता है, बैक फ्लशिंग मेथड से, पुल मेथड से, पुल कैसे, मान लो कस्टमर से एक ऑर्डर आया, अब समझो इस स्टोरी को। मान लो कस्टमर से ऑर्डर आया, कस्टमर क्या बोला, भाई सुन मेरे को 30 अप्रैल तक डिलीवरी चाहिए। अब देखो हम किस तरीके से उल्टा चलेगा। कस्टमर बोला कि आप मान लो एक गुड्स बनाते हैं, मान लो आप ये गुड्स बनाते हैं, इसका डिलीवरी 30 तारीख को, इसका डिलीवरी मुझे 30 तारीख को चाहिए। अब हम एस्टिमेट करेंगे कि जब भी हम बनाएगा उसके सप्लायर तक पहुंचने में मान लो रास्ते में 2 दिन लगता है। लीड टाइम में डिलीवरी टाइम होना चाहिए, 30 तारीख को पहुंचाना है और 2 दिन डिलीवर होने में लगेगा, यानी मेरे को मेरा फिनिश गुड्स बना के अपने फैक्ट्री से कब निकालना है, 28 तारीख को। तो अगला उल्टा कैलकुलेट किया, 28 तारीख को फिनिश गुड्स को मेरे को प्रोड्यूस करके रेडी कर देना है। अब मान लो मुझे अगला ये बात पता है कि कोई भी चीज को बनाने में मेरे को 5 दिन लगता है। अब अगर 28 तारीख तक मेरे को रेडी करना है और भैया उस चीज को बनाने में 5 दिन लगता है, यानी मेरे को कब से प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा, 28 - 5 क्या होगा, 23 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को मुझे मेरा प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। डन, 23 तारीख को प्रोडक्शन शुरू करना है। अब
प्रोडक्शन शुरू करने के लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हम किससे लेगा? सप्लायर से। अब मान लो मेरे को एक्सपीरियंस मेरा कहता है सप्लायर लगाता है 7 दिन। यानी अगर 23 तारीख को मेरे को प्रोडक्शन शुरू करना है तो उसके 7 दिन पहले मेरे को सप्लायर को ऑर्डर कब देना पड़ेगा? 16 अप्रैल। तो देखो अगर इस तरीका से काम करेंगे तो क्या होगा? 16 तारीख को रॉ मटेरियल मेरे फैक्ट्री में एंटर करेगा, तुरंत 16 तारीख को ऑर्डर देगा, वो 23 को मुझे रॉ मटेरियल पहुंचाया। जैसे ही रॉ मटेरियल पहुंचाया अपने पास रखेगा नहीं, तुरंत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। तो रॉ मटेरियल स्टॉक कुछ नहीं है। क्या रहेगा तो मैक्सिमम 1 दिन पड़ा रहेगा, नेक्स्ट डे यूज हो जाएगा, तो हार्डली कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है। अगला, जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया और प्रोडक्शन शुरू किया तो 5 दिन प्रोडक्शन होने में लगेगा। जैसे 28 तारीख को प्रोडक्शन हुआ, वो तुरंत क्या करेगा? लॉरी को, अपने कंसाइनमेंट को तुरंत निकाल देगा अपनी फैक्ट्री से। यानी प्रोडक्शन होने के बाद ये फिनिश गुड्स को अपने पास रखेगा ही नहीं, या रखेगा तो मैक्सिमम 1 दिन, नेक्स्ट डे पक्का निकल जाएगा, तो हार्डली एफजी स्टॉक रखा। यानी रॉ मटेरियल और एफजी अगर बहुत कम है तो कैरिंग कॉस्ट बहुत कम है, और अगर कैरिंग कॉस्ट कम है तो ऑब्वियस सा बात है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है पर सुन। एक बात आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, ये कैरिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में ये कंपनी के साथ बहुत बड़ा टेंशन है। आप लोग बोलेंगे क्या टेंशन है? पहला, अगर इनमें से कोई भी एक जन अपना अगर टाइमलाइन को कमिट नहीं कर पाया तो आगे हर चीज लेट हो जाएगा, पहला लोचा। दूसरा, मुझे बार बार अपने सप्लायर को ऑर्डर देना पड़ेगा, बार बार ऑर्डर देना पड़ेगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तीसरा, अगर मान लो सप्लायर डिलीवर करने में डिले कर दिया तो स्टॉक खत्म, स्टॉक आउट सिचुएशन हो जाएगा। ये चीज कब प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जब हर एक जन बड़ा फुल कमिटमेंट के साथ जो उसने वादा किया उसको निभाए। और ध्यान देना, ये इंडिया है, इंडिया जो वादा करता है वो तोड़ता है। तो इसी वजह से इंडिया के अंदर में जिट लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारा कंपनीज जिट के द्वारा जबरदस्त जबरदस्त अपना कॉस्ट सेविंग्स किया है, जिसके एग्जांपल आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ये सब कोई जिट सिस्टम फॉलो करते हैं। यहां पे पुश नहीं होता, यहां पे पुल सिस्टम है। पुश में क्या होता है? दुनिया भर का स्टोर करके बैठ गया। पुल में क्या, खाली उतना ही रख जितना चाहिए, उल्टा चल रहा है। फायदा क्या? जीरो इन्वेंट्री, जीरो लीड टाइम, जीरो डिले, जीरो फेलियर। और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो ये क्या था? जस्ट इन टाइम। यह कितना बढ़िया डायग्राम था। चलो आते हैं हमारे बुक में, एक आप फटाफट देखते हैं जिट क्या है। देखो जिट क्या है। जिट क्या है? परचेज ऑफ गुड्स ऑफ मटेरियल सच दैट डिलीवरी कब होगा? इमीडिएटली जस्ट यूज करने के पहले। इसके द्वारा जो स्टॉक का लेवल है वो कम से कम रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अपने वर्ड्स में लिखना, एक भी वर्ड यहां कॉपी मत करना। जिट का पॉसिबल है जब मेरा बड़ा अच्छा रिलेशनशिप रहे सप्लायर के साथ। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप का बात हो रहा है, कुछ और नहीं। सप्लायर के साथ, और दोनों मिलकर बड़ा अच्छा कोऑपरेशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा। यहां पे देखो, उसको बार बार फ्रीक्वेंट डिलीवरी करना, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत बढ़ेगा, छोटे छोटे क्वांटिटी का। पर डिलीवरी कब होगा? जस्ट इमीडिएटली प्रोडक्शन शुरू होने के पहले। तो यानी यहां पे देखो दो इंपॉर्टेंट बात, प्रोड्यूस तब कर जब बनाना है, और डिलीवर कब कर जब उसको चाहिए। उसी हिसाब से पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। तो देखो ये क्या है? पुल स्ट्रेटेजी, नॉट पुश। यानी खरीद के धकेलेंगे नहीं भाई, हम खरीद ले, तुमको बनाना पड़ेगा। यहां उल्टा चलता है, ऑर्डर आ गया, चल अब तुझे बनाना है, अब हम लोग मटेरियल परचेज करेंगे। तो देखो प्रोडक्शन कब शुरू होगा? ऑर्डर मिलने के बाद। और प्रोडक्शन शुरू करने के पहले जस्ट रॉ मटेरियल देंगे। तो जो हम लोग टाइमलाइन बनाए थे ना, आप लोग चाहो तो यहां बनाना, एग्जाम में बना के आना। टीचर डायग्राम देखेगा तुरंत समझ जाएगा कि आप लोग को आता है। इसका बेनिफिट बहुत सारा है। जितना कैरिंग कॉस्ट है सब बचेगा। रॉ मटेरियल WIP स्टॉक कम, स्टोरेज का कॉस्ट बचेगा, मटेरियल हैंडलिंग ब्रेकेज कॉस्ट कम हो जाएगा। और कुछ कुछ डिसएडवांटेज जहां पे लिखा हुआ नहीं है। पहला, ऑर्डरिंग कॉस्ट हाई। अगला, स्टॉक आउट का चांस है।
मेन ये दो डिसएडवांटेज, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े जस्ट इन टाइम, जेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। वैसे तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप लोगों का कॉस्ट एफएम दोनों में पढ़ा हुआ है, 11-12 में पढ़ा हुआ है, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। चलिए एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, ये बस खाली दर्शाता है कि इन्वेंट्री को कितना एफिशिएंटली हम लोग यूज करते हैं। यानी कोई इन्वेंट्री आके ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, किस स्पीड में रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। इसी वजह से ये एक रिलेशनशिप है किसका, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज नहीं, एवरेज स्टॉक का। फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल यूज्ड यानी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक। मान लो एक का आया 5 टाइम्स, एक का आया 7 टाइम्स, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, जितना मेरे पास एवरेज में स्टॉक रहता है ये 5 बार रोटेट होता है, जबकि ये 7 बार होता है, तो 7 वाला फास्ट मूविंग स्टॉक है। और मान लो किसी का 1 टाइम है, ये स्लो मूविंग स्टॉक है। तो भैया जो स्लो मूविंग स्टॉक है वो क्लियर कट बता रहा है ये मेरा फालतू में इन्वेंट्री को ब्लॉक कर दिया, पैसा ब्लॉक कर दिया, कैरिंग कॉस्ट लग रहा है, ताकि अकॉर्डिंगली उसका जो डिसीजन मुझे लेना है हम ले पाए। तो हाई रेशियो का इंडिकेट करेगा फास्ट मूविंग स्टॉक, लो रेशियो का इंडिकेट करेगा अनडिजायरेबल स्टॉक में पैसा अटक गया। ये ऑलरेडी आपको पता था। नेक्स्ट हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल, एबीसी एनालिसिस, बहुत डिटेल में पढ़े थे। इनफैक्ट पूरा एक क्लास हम लोग पढ़ लिए थे। ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, जहां पे सारा इन्वेंट्री को हम लोग बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद करो 3 बनाए थे कैटेगरी एबीसी, क्वांटिटी वैल्यू। कैटेगरी ए में क्वांटिटी बड़ा कम रहता है पर वैल्यू मैक्सिमम रहता है। कैटेगरी सी ठीक उल्टा, क्वांटिटी दुनिया भर का, वैल्यू कम। और कैटेगरी बी जो बीच में बच गया, इस तरीका का। मेन क्लासिफिकेशन होता है वैल्यू के बेसिस पे। जिसका वैल्यू मैक्सिमम आया उसमें मैक्सिमम दिमाग लगाना है, जिसका वैल्यू सबसे कम आया उसमें कम से कम दिमाग लगाना है, जो मॉडरेट है मॉडरेट दिमाग लगाना है। हमारे बुक के नोट्स जो हम लोग क्लास में नोट्स पढ़े वहीं से पढ़ना, वहां पे बहुत अच्छा खासा डिटेल में लिखा हुआ था, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब क्लासिफिकेशन का एक और तरीका होता है एफएसएन। एफएसएन का फुल फॉर्म फास्ट मूविंग, एफ से फास्ट मूविंग, एस से स्लो मूविंग, एन से नॉन मूविंग। फास्ट मूविंग जो बड़ा जल्दी 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 रॉ मटेरियल यूज होता है, स्लो मूविंग धीरे धीरे यूज होता है, नॉन मूविंग मूविंग होता है। तो देखो फास्ट मूविंग क्या है, अब जो फास्ट मूविंग स्टॉक है वो बार बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए, तब स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है ना, जहां से इश्यू करता है उसको एकदम नजदीक में रखता है। आप लोग सोचो ना, कोई दुकान में जाएगा तो जो स्टॉक बहुत ज्यादा यूज होता है ना उसको तुरंत अपने हाथ के आसपास रखता है कि कस्टमर मांगे तुरंत दे दे, और जो कभी कभार यूज होता है उसको थोड़ा दूर रखता है, और जो यूज ही नहीं होता है उसको ऊपर कहीं रख देता है। एग्जैक्ट सेम चीज कंपनी में होगा। तो ये इश्यू पॉइंट के नजदीक में रहता है, और ये बड़ा फ्रीक्वेंटली मेरे को देखना है, बार बार जल्दी जल्दी ऑर्डर देना पड़ता है। स्लो मूविंग थोड़ा दूर रखते हैं, लिटिल फार, और पीरियोडिकली देखते हैं कि हाँ ये स्लो मूविंग है ना, नॉन मूविंग तो नहीं है, कि ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो गया, और नॉन मूविंग को साइड कर देते हैं क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करना है। अकॉर्डिंगली इसका प्रोविजन हम लोग बना के बैठ जाते हैं कि इवन दो ये इन्वेंट्री है तो इसको इन्वेंट्री का वैल्यू पे रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, इसको एनआरवी पे रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। जो एक तरह का कचरा है, कचरा किस रेट पे वैल्यू करेंगे, कचरा। तो एक था एबीसी, अगला है एफएसएन, एक और क्या होता है वीईडी। आप लोग बोलेंगे वीईडी का फुल फॉर्म क्या, वी फॉर वाइटल, ई फॉर एसेंशियल, डी फॉर डिजायरेबल। वाइटल मतलब क्या, सुपर इंपॉर्टेंट है, वाइटामिन सुपर इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। वाइटल मतलब क्या, अगर बाई चांस ये अनअवेलेबल है प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसका अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, इतना इंपॉर्टेंट है ये। अगला है एसेंशियल, ये जरूरी तो है पर ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, हो सकता है प्रोडक्शन कम हो जाए, ये एफिशिएंसी खराब हो जाए पर प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, एसेंशियल है। नॉट वाइटल, लॉस ऑफ एफिशिएंसी होगा। डिजायरेबल हो तो अच्छा, नहीं हो तो ना प्रोडक्शन बंद होगा ना एफिशिएंसी का नुकसान होगा, अगर हुआ तो चलो ठीक है मेरे लिए बेटर है। इसको क्या बोलते हैं वेड, वाइटल
एसेंशियल, डिजायरेबल। एबीसी, अगला था एफएसएन, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा थ्योरी क्या चीज का है? परपेचुअल इन्वेंट्री एंड कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। परपेचुअल, हमेशा इन्वेंट्री को मैनेज कर। परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर में क्या आता है? वो दो चीज, याद करो, दो डॉक्यूमेंट, एक बिन कार्ड था रैक के ऊपर लिख, एक स्टोर लेजर था जो क्या बोलते उसको, कॉस्ट अकाउंट डिपार्टमेंट क्वांटिटी रेट वैल्यू सब लिखेगा। तो परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर में क्या आता है? ये दो रिकॉर्ड जो लगातार हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। कौन कौन सा? एक बिन कार्ड, एक स्टोर लेजर। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सक्सेसफुल है या नहीं वो डिपेंड करता है स्टोर लेजर और बिन कार्ड कितना अच्छा मेंटेन है। आगे बढ़ते हैं। एक और ये हो गया, बिन कार्ड में लिखे क्वांटिटी, स्टोर लेजर में लिखे क्वांटिटी वैल्यू दोनों। हर कुछ कुछ दिनों के अंदर में हम लोग क्या करेंगे? इसको रिकंसाइल करेंगे। फिजिकल बैलेंस क्या है? और दुनिया भर का आइटम, इसको हम लोग एवरीडे चेक करेंगे, हर आइटम का नहीं, रोटेशन बेसिस पे। कोई डिस्क्रिपेंसी आया तो तुरंत मुझे रीजन समझ में आएगा, करेक्टिव एंट्री करेंगे, एक्शन लेंगे, और क्या कारण है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री हुआ। तो देखो, परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर में क्या हुआ? बिन कार्ड, स्टोर लेजर को आपस में रिकंसाइल करना है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना है। नेक्स्ट, इसका फायदा क्या है? ऑब्वियस आता भाई, बहुत फायदा है। फायदा ये है, गलती हुआ तुरंत जल्दी से जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, आराम से पीएल बन जाएगा, डिस्क्रिपेंसी इजीली लोकेट होगा, अच्छा से रिव्यू कर पाएंगे और ज्यादा ज्ञान पढ़ना मत। परपेचुअल। नेक्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या? कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? फिजिकली वेरीफाई करना इन्वेंट्री को। समझो इस बात को। बिन कार्ड में उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, बिन कार्ड में एक मान लो डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, और स्टोर लेजर में एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, परपेचुअल इन्वेंट्री। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या? आप फिजिकली वेरीफाई करेंगे सही में उतना इन्वेंट्री है या नहीं। तो दोनों चीज अगर साथ साथ होगा तो जबरदस्त। बिन कार्ड को स्टोर लेजर से मिला, बिन कार्ड बिन के ऊपर का डॉक्यूमेंट, स्टोर लेजर जो अकाउंट्स में है, फिजिकल जो असली में है, अगर तीनों मैच करता है तो परफेक्ट इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म चल रहा है। तो क्या है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग? फिजिकल इन्वेंट्री, वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिजिकली इन्वेंट्री को वेरीफाई करेंगे, कंसिस्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। वेल, इसके लिए बंद करने का जरूरत नहीं, हम लोग हर कुछ कुछ दिनों में करेंगे। वापस से कोई भी डिस्क्रिपेंसी आए तुरंत नोटिस में लेके आएंगे। स्टोर स्टाफ के लिए एक सरप्राइज चेक होना चाहिए। अगला, मूवमेंट ऑफ स्टॉक को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे। ये सब थोड़ा ज्ञान है, पढ़ना मत। एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है उतना हम लोग को पता होना चाहिए। डन। आई थिंक हमारा आखिरी टॉपिक क्या है? चार टर्म। जो सुनने में ना हम लोग को एक जैसा लगता है पर चारों अलग है। एक वेस्ट है, अगला स्क्रैप है, और तीसरा स्पॉइलेज है, और फोर्थ डिफेक्टिव है। कोई सोचो ना एक बार, किसी मतलब राह चलते आदमी को रोक के पूछ कि भैया रुकिए रुकिए रुकिए, बताइए वेस्ट, स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव में आपको कुछ फर्क नजर आता है? पूरा नहीं, सब सेम है। तो अगर तुम लोग भी बोलेगा हाँ चलो ठीक है सब सेम है, तो फर्क क्या रहा वो राह चलते आदमी में और आप लोग जो प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं? ये चारों के बीच में एक स्लाइट डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या हम लोग जानेंगे, और उसके बाद ट्रीटमेंट, अगर ये नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है क्या है, तो क्या होगा जानेंगे। आखिरी दो कॉलम करने में लगेगा 1 मिनट। पहले चारों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, हम लोग ढंग से समझते हैं। देखो, एक डायग्राम से समझा। मान लो ये एक मशीन है,
मशीन में रॉ मटेरियल डालना है, कहां से लेके, स्टोरेज डिपार्टमेंट से लेके। इसके बाद क्या बनेगा, फिनिश गुड्स, जो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे। एकदम सिंपल ऐसे ही होता है। और देखो सामने कौन है, ये लेबर, वाह कितना बढ़िया, एकदम मस्त उसके साथ सिंक्रोनाइज कर गया। देखो अब बताए, अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह का नुकसान हो सकता है। स्टोरेज डिपार्टमेंट जब मटेरियल को रख रहा है, स्टोरेज डिपार्टमेंट जब मटेरियल को रख रहा है, या जब मशीन तक पहुंचा रहा है, या जस्ट प्रोडक्शन शुरू होने के पहले, इस स्टेज में कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। अगर इस स्टेज में लॉस हो रहा है, अगर ये स्टेज में लॉस हो रहा है, तो वो आइदर रहेगा वेस्ट या रहेगा स्क्रैप। यानी स्टोरेज डिपार्टमेंट में रखने के लिए, या मटेरियल हैंडलिंग में, या मशीन तक पहुंचाने में, या प्रोडक्शन शुरू होने में, अगर इस दौरान कुछ लॉस हो गया, वो क्या रहेगा, वेस्ट या स्क्रैप। और वेस्ट क्या बोलते हैं यार, ये तो वेस्ट है, पूरा वेस्ट है, यानी कुछ ऐसा कचरा निकला जिसको बेच के कछू नहीं मिलेगा, नो वैल्यू। और ध्यान दो, स्क्रैप 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 क्या था, स्क्रैप इज लाइक कचरा, और कचरे को कचरे के रेट में बेचते हैं, यानी जिसको बेच के नो या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिल सकता है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। यानी ऐसा नहीं है बेच के आप माला माल हो जाएंगे, वाह कचरा बेचे, कचरा कुमार माला माल, ऐसा नहीं होगा। नो या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिल सकता है। तो देखो ये लॉस है कब, स्टोरेज डिपार्टमेंट में रखने में, या मटेरियल हैंडलिंग में, या जस्ट प्रोडक्शन शुरू होने में। ठीक, अगला बात, मान लो कुछ लॉस ऐसा रहेगा जो प्रोडक्शन होने के दौरान हो गया, प्रोडक्शन होने के दौरान हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉइलेज। अगर बाई चांस कुछ नुकसान ऐसा हो गया जो प्रोडक्शन होने के दौरान हुआ, तो हम लोग आइदर इसको रीयूज कर सकते हैं वापस, या उसको बेच देंगे। ठीक, और अगला नुकसान कब होता है, मान लो मेरा फिनिश गुड बन गया, मान लो फिनिश गुड कितना बना, 1 2 3 4। आप लोग को दिखने से समझ में आएगा ये तीनों ढंग का क्वालिटी का है, पर ये ना सब स्टैंडर्ड क्वांटिटी का है, क्वालिटी का, सॉरी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो अगर मान लो कुछ इस तरह का नुकसान हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्टिव। जिसको इधर रेक्टिफाई करके बेचेंगे, या फिर सीधा ऐसे ही सेल ऑफ कर देंगे। आप लोग प्लीज ये बना लो, ये बनाएंगे ना तो एग्जैक्ट समझ में आएगा कौन सा समय में क्या हो रहा है। ब्यूटीफुल डायग्राम है। तो देखो एक चैप्टर का थ्योरी को हम लोग कितना ब्यूटीफुली तरीके से पढ़े हैं, इतना सारा चार्ट डायग्राम बना के, ताकि माइंड में एकदम सेट हो जाए। ठीक, तो आप लोग ये बनाओ। मीनवाइल अब जरा देखते हैं क्या क्या है। वेस्ट, पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इसी ने पहला स्टेज में बनाया था। जो लॉस हुआ आइदर स्टोरेज या जस्ट प्रोडक्शन के समय, और डिस्कार्ड कर दिए, मे और मे नॉट हैव एनी वैल्यू, जहां तक है डज नॉट हैव एनी वैल्यू, वेस्ट है। स्क्रैप, जो डिस्कार्ड हुआ, डिस्पोज ऑफ किए विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट, आइदर हैज नो और नो वैल्यू, और ये और नहीं है, और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू। कभी कभी इसको रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। स्पॉइलेज कब होगा, यूज फॉर मटेरियल विच आर बैडली डैमेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। ध्यान दो ये मैन्युफैक्चरिंग के पहले या जस्ट उस समय का बात है, और ये ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर मान लो कुछ खराब हुआ तब है। इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एंड हैज टेकन आउट ऑफ प्रोसेस टू डिस्पोज ऑफ इन सम मैनर विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। यानी आइडियलिस्टिकली जो हम यहां पे बनाए, ये मुझे नहीं बनाना चाहिए था, आप लोग इसको रब करना, ये वापस से रिसाइकल नहीं होगा, इसको बेचना ही है, माय मिस्टेक। इसको सीधा बेचना ही है, ये वापस फर्दर प्रोसेस नहीं हो सकता। अगला देखो डिफेक्टिव क्या था, दोज यूनिट और पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन हो गया, फिनिश गुड्स बन गया, उसका कुछ पोर्शन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया।
यानी भैया फिनिश गुड स्टेज में पहुंचा पर अच्छे क्वालिटी का नहीं बना, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं बना, बैड सुपरविजन, बैड प्लानिंग, वर्कमैनशिप, ये सब की वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं कम रेट पे। तो वेस्ट कुछ नहीं मिला रॉ मटेरियल स्टेज में, स्क्रैप बेच के कुछ या इनसिग्निफिकेंट वैल्यू मिला रॉ मटेरियल स्टेज में, स्पॉइलेज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के दौरान हुआ, डिफेक्टिव फिनिश गुड बन गया पर अच्छी क्वालिटी का नहीं बना। तो ये डायग्राम बनाना क्या चीज के लिए, चारों के लिए। आई एम श्योर आप लोग नॉर्मली अगर पढ़ते तो शायद इतना थिन लाइन और डिफरेंस समझ नहीं पाते। अब देखो ये सारा का सारा होना नेचुरल बात है। अब ये आइदर रहेगा नॉर्मल लॉस या रहेगा अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस आएगा ना, जैसे ही शब्द आएगा अब नॉर्मल लॉस, माइंड में बस एक चीज आना चाहिए, वो क्या है, कॉस्टिंग पीएल। तो देखो कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल एंड कॉस्टिंग पीएल, इतना ज्ञान मत पढ़ना, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। अगर बाई चांस कोई नॉर्मल लॉस आया तो हर एक नॉर्मल लॉस को कौन एब्जॉर्ब करेगा, बाय रिमेनिंग गुड यूनिट्स। कौन एब्जॉर्ब करेगा, रिमेनिंग गुड यूनिट्स। डन। तो इसी के साथ हमारे मटेरियल चैप्टर का थ्योरी ब्यूटीफुली हम लोग कवर किए। कुछ स्टॉक लेवल का थ्योरी था, हम जानबूझ के नहीं बताया क्या कारण, क्या ऑलरेडी हम लोग का मटेरियल चैप्टर में हर तरह के स्टॉक लेवल के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इसी के साथ हमारे मटेरियल चैप्टर का थ्योरी होता है खत्म। नेक्स्ट एक और वापस इंडेक्स में आते हैं, या इंडेक्स में क्या आना है, ऐसे ही चलते हैं। चलो हमारा मटेरियल चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट किए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, लेबर। अब एक काम करते हैं, फटाफट लेबर का थ्योरी देखते हैं। Where is labor? Where is labor? Where is labor? Here it is. Here it is. ये चैप्टर में ज्यादा थ्योरी है नहीं। सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला था मटेरियल, जो एनीवेज हम लोग कर लिए। अब देखो लेबर, दो तरह का लेबर है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हमें पता है। डायरेक्ट लेबर वो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कर रहा है, जिसका कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली चार्ज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एट्रीब्यूट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं एक स्पेसिफिक जॉब कॉन्ट्रैक्ट वर्क से। जबकि इनडायरेक्ट लेबर एक फिनिश गुड्स को बनाने में डायरेक्टली नहीं लगा, पर वो इनडायरेक्टली असिस्ट कर रहा है। तो ये एक तरह का ओवरहेड है जो मुझे हर जगह में बांटना है। ठीक है, ज्ञान का बात था। नेक्स्ट, जो भी तरह का वर्कर रहे उन लोग का अटेंडेंस लेना अति आवश्यक है, मैंडेटरी है। अटेंडेंस कैसे लिया जाएगा, अच्छा पहला बात, क्यों ले रहे अटेंडेंस, क्यों निकालना है कि भैया कितना दिन वो आया, तो वेजेस निकालने के लिए। उसके बेसिस उसका ओवर टाइम कैलकुलेट होगा। अगला, आइडल टाइम कितना देर बैठा था। अगला, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट, अगर बाई चांस कोई कुछ ज्यादा ही दिन ऑफ करता है तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। तो इस वजह से अटेंडेंस रिकॉर्ड करना जरूरी है, पढ़ना नहीं, ये कॉमन सेंस था। किस तरीका से होगा, आइदर मैन्युअली होगा या मैकेनिकल ऑटोमेटेड तरीका से होगा। मैकेनिकल क्या, अटेंडेंस रजिस्टर, बचपन में याद करो क्लास, हम लोग के समय तो ऐसा था 1-2 में टीचर एक लेके आती थी, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम, रोल नंबर 2 प्रेजेंट मैम, और PPPAA लिखते रहती थी, अटेंडेंस रजिस्टर। या मेटल डिस्क या टोकन मेथड, टोकन दिया रहेगा, जमा करो, उसके बेसिस पे ये काम होगा। पुराना जमाना। और नए जमाने में मैकेनिकल, हर चीज हो गया मैकेनिकल। तो यहाँ पे आइदर पंच कार्ड होता है, बड़े बड़े ऑफिस में आप देखोगे एक पंच कार्ड होता है, आईडी कार्ड टाइप का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आप उसमें लगाओ, एग्जैक्ट वो रिकॉर्ड कर लेगा कितने बजे आया, कितने बजे जा रहा है। पर इसमें डिसएडवांटेज है, मालूम मेरा दोस्त जल्दी पहुंच रहा, उसको पकड़ा दिया, भाई तुम एक काम करना, मेरे जगह कर लेना, और वो बोला तुम जल्दी निकलना, जब हम निकलेंगे तुम साथ में कार्ड पंच कर देंगे। तो डिसएडवांटेज। इसको दूर करने के लिए आज के दिन जो बड़ा फेमस है वो है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक मतलब क्या, अंगूठा लगा, अंगूठा तो सबका अपना यूनिक रहेगा। अब इस केस में अंगूठा काट के दोस्त को देंगे नहीं, भाई लगा देना। इस केस में डिसएडवांटेज दूर हो जाएगा और एग्जैक्ट एम्प्लॉय का हर एक बिहेवियर हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, ज्ञान था। नेक्स्ट हमारा थ्योरी क्या है, आइडल टाइम वेजेस। वेल, आइडल टाइम के बारे में हम लोग
नॉर्मल क्लास में भी डिस्कस किए थे, स्टिल बताते हैं। आइडल टाइम क्या है? वो समय जिस दौरान लेबर को पैसा तो मिला पर ये काम नहीं किया, यानी पे हुआ पर प्रोडक्शन नहीं किया, पे हुआ पर कोई आउटपुट नहीं बनाया। आइडल टाइम का दो रहेगा, आइदर वो हो सकता है नॉर्मल आइडल टाइम या रहेगा अब नॉर्मल। नॉर्मल अनअवॉइडेबल है, अब नॉर्मल अवॉइडेबल है। नॉर्मल आइडल टाइम क्या? मान एक वर्कर फैक्ट्री में एंटर किया पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दूर है तो वॉक करके जाएगा, वॉक करके आएगा। तो इस दौरान जब वॉक कर रहा है, वॉक करके आ रहा है, प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, पर भाई फैक्ट्री में है और ये अनअवॉइडेबल, आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, नॉर्मल आइडल टाइम। अगला मान लो एक काम खत्म किया, दूसरा काम शुरू कर रहा है, तो बीच में थोड़ा टाइम लैग होगा, चाह के अवॉइड नहीं कर सकते, नॉर्मल आइडल टाइम। काम करते करते थक गए, अंगड़ाई लिए, थकावट को दूर करने के लिए दूसरे के पास गए, खोपचो में लिए, गपशप मारे, अनअवॉइडेबल है, यानी कि उठा डंडा पकड़ के मारना शुरू कर दिए, ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल चीज है। अगला खाएगा, चाय पिएगा, इसके अलावा इतना सारा पी लिया है, वॉशरूम जाएगा, ये सारा क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम। सिंपल बात था। सिंस ये नॉर्मल चीज है, सिंस ये नॉर्मल चीज है, सारा का सारा नॉर्मल लॉस कौन एब्जॉर्ब करेगा? बाकी का गुड यूनिट, यानी इफेक्टिव आवर्ली रेट बढ़ जाएगा। ये एक और तरीका है, नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफर कर देंगे, कस्टमर से लेना है। अगला है अब नॉर्मल आइडल टाइम। फैक्ट्री में पहुंचा, मशीन टूट गया, पावर फेलियर, रॉ मटेरियल खत्म। अगला मैनेजमेंट खुद चाह रहा है कुछ समय के लिए प्रोडक्शन बंद कर दे, या अगर मान लो सीजनल नेचर का बिजनेस है तो भैया उपाय नहीं है, बिठा के रखेगा। तो देखो सिंस ये अब नॉर्मल है और जस्ट हम बताया सारा नॉर्मल चीज कहां जाएगा? कॉस्टिंग। इजी बात था। नेक्स्ट गया। और देखो नेक्स्ट हमारा क्या है? ओवर टाइम प्रीमियम एंड ट्रीटमेंट। ये वैसे हमारा डिस्कस किया, हम जल्दी से रिपीट करते हैं। ओवर टाइम में क्या है कि प्रिस्क्राइब किया हुआ फैक्ट्री एक्ट 1948 कि अगर बाई चांस एक वर्कर एक दिन में 9 घंटा से ज्यादा या पूरे वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करे तो जो एक्स्ट्रा काम किया ना वो ओवर टाइम है, और जो एक्स्ट्रा काम किया ना उस एक्स्ट्रा टाइम में उसको नॉर्मल रेट नहीं डबल रेट पे पैसा मिलता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक दिन में 9 घंटा से ज्यादा, 48 आवर्स से ज्यादा वीक में, तो जो एक्स्ट्रा काम किया उसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ये जनरली किस रेट में मिलता है? डबल द रेट ऑफ बेसिक प्लस अलाउंसेस। अब ये ओवर टाइम का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? डिपेंड करता है ओवर टाइम क्यों हो रहा है। देखो ओवर टाइम होने का कारण वजह 3 होता है। आप लोग बोलेंगे क्या? कि भैया एक तो ओवर टाइम साल भर होते रहता है, क्यों? क्योंकि लेबर ही नहीं रखता, मतलब कम लेबर लोग से दुनिया भर का काम कराता है, ये नॉर्मल फीचर है, ये ओवर टाइम साल भर होता है। कारण क्या है? ड्यू टू लेबर शॉर्टेज। अगला कारण क्या हो सकता है? एक पीक सीजन आया, अचानक से एक समय आया जब अचानक से प्रोडक्शन डिमांड बहुत ज्यादा है, तब उस समय ओवर टाइम काम कराना पड़ता है। या तीसरा समय, हम तो भैया नॉर्मल करने वाले थे पर एक कस्टमर आके खोचा कर दिया कि मेरे को तो एक दिन में दो। हम बोला नहीं पॉसिबल है, बोले आपको ओवर टाइम कराना है वो करा, जितना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा हम देंगे पर आप करो। तो तीसरा कस्टमर के रिक्वेस्ट भी होता है। अब ये तीनों सिचुएशन के अंदर में ओवर टाइम का ट्रीटमेंट अलग रहेगा। किस समय सिचुएशन ट्रीटमेंट क्या रहेगा ये हम लोग जानते हैं। आज जो ये सब लिखा हुआ है नहीं सब पढ़ना मत, कॉमन सेंस से समझेंगे। इसके लिए एक बार ना आप लोग को आना पड़ेगा, बताइए कहां? एक बार के लिए आप लोग को आना पड़ेगा जो एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस है ना, पेज नंबर मेरे में 68 है, अपना देख लेना क्या है उसमें, ताकि नंबर के साथ इसको समझा पाए। वेयर इज माय कैलकुलेटर, वेयर इज माय कैलकुलेटर, आ गया। चलो एनीवेज मेंटल मैथ्स देखते हैं। देखो आप लोग पढ़ लो, हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल वेज रेट है 100 रुपया पर आवर। एक कंपनी के अंदर में ओवर टाइम का सिस्टम देखो कैसा है।
कि अगर कोई दिन जो नॉर्मल वर्किंग आ रहा है उसके पहले या बाद में बुलाया तो 175% ऑफ बेसिक वेजेस देगा, यानी 100 की जगह 175 देगा। और अगर मान लो संडे या पब्लिक हॉलिडे में बुलाया तो 225% देगा, यानी 100 की जगह 225 रुपया देगा। यानी 100 रुपया है नॉर्मल, 175 अगर बाई चांस दिन में जल्दी या लेट कराए या संडे या वीकडेज में पब्लिक हॉलिडे में बुलाया तो 225 रुपया। पिछले साल भर में नॉर्मल टाइम ये काम किया 1,00,000 घंटा, यानी @100 मिलेगा। बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर यानी @175 मिलेगा। संडे को बुलाया यानी @225 मिलेगा। ठीक है यहां तक। अब एक पर्टिकुलर जॉब Z का मुझे लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये पर्टिकुलर जॉब Z में ना नॉर्मल वर्किंग आवर था 1000 घंटा। देखो ये पूरे कंपनी का साल भर में है, ये पर्टिकुलर जॉब Z का है। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर 100 घंटा था एंड संडे हॉलीडे 25 घंटा था। अब मुझे लेबर कॉस्ट निकालना है Z में क्या होगा, ओवरहेड क्या होगा, कब, अगर बाई चांस 3 सिचुएशन होता है क्या क्या। पहला, अगर बाई चांस ये ओवर टाइम रेगुलरली करता है साल भर क्योंकि ये लेबर शॉर्टेज है, या मान लो अचानक से प्रोडक्शन का एक समय में सीजनल पीरियड आया हुआ रिक्वायरमेंट है, या तीसरा कस्टमर के रिक्वेस्ट पे, ये वजह हो सकता है। ठीक है, मुझे पता है वाला बात। अब तीनों में ना आंसर थोड़ा अलग होगा। अब सोचो अगर बाई चांस लेबर शॉर्टेज है और ये नॉर्मल फीचर है, अगर ये नॉर्मल फीचर है तो ये बोलना एकदम गलत है कि नॉर्मल वेज रेट मेरा 100 रुपया पर आवर है, एकदम गलत है। भाई आपका तो लेबर शॉर्टेज, आप तो साल भर ओवर टाइम देते हैं, तो आपके लिए नॉर्मल खर्चा है। तब पता है अगर बाई चांस हम बोले 100 रुपया पर आवर लगता है, वो गलत है। मेरे को ना एवरेज में रेट क्या निकालना पड़ेगा, और एवरेज 100 प्लस 175 प्लस 225 बाई 3 मत कर देना, तो सिंपल एवरेज हो जाएगा। अब मुझे वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा, कैसे, 1,00,000 इंटू 100, 1 करोड़ रुपया। 20,000 इंटू 175, आई थिंक 35 लाख रुपया। 5,000 इंटू 225, आई थिंक कुछ अमाउंट। तो अगर आप लोग देखो पहला केस में 1,35,00,000 इतना कुल में आएगा मुझे, यानी कुल मिला के साल भर में लेबर कॉस्ट लगा इतना, टोटल 1.25 घंटा काम करने का, यानी एवरेज में रेट 117 है। उसको क्लियर कट बोलेंगे भाई तेरा साल भर का ड्रामा है, 100 रुपया पर आवर मत बोल, तेरे लिए नॉर्मल चीज है, 117 रुपया पर आवर है। तब जॉब जेड में जो 1125 घंटा लगा इंटू 117 करके हम लोग लेबर कॉस्ट चार्ज करेंगे। एकदम लॉजिकल बात है। दूसरा बात, पर वही अगर बाई चांस प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट उस समय आ गया, इस वजह से करना पड़ रहा है, तो बताए हम लोग क्या करेंगे। जो 1125 घंटा था टोटल जो लेबर आवर काम किया गया, उसमें @100 वो तो लेबर कॉस्ट में चला जाएगा, और जो टाइम प्रीमियम है ना, जो प्रीमियम है ना, वो फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे, क्योंकि डायरेक्टली उस कस्टमर का बेचारे का क्या दोष जो हम उसे चार्ज करें। तो 100 घंटा @75, 25 घंटा @125। जॉब साइड में देखो 1000 था, 100 था, 25 था, यानी 1125 घंटा में तो @100 करके दे। ये 100 घंटा में जो एक्स्ट्रा 75 लगा, ये 25 घंटा में जो एक्स्ट्रा 125 लगा, ये कहां चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। कब, जब ये पूरे पीरियड में सभी को ओवरटाइम हो रहा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में। पर वही अगर बाई चांस कस्टमर के ही रिक्वायरमेंट में हम लोग ये काम किए, तो पूरा कस्टमर से चार्ज कर, कैसे, पूरा कस्टमर से चार्ज कर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोल के। अगर ओवरहेड बोलेंगे तो देखो सब में बढ़ जाएगा, पर कस्टमर बोला है ना तो डायरेक्ट लेबर बोल के चार्ज कर, यानी क्या करेंगे, 1000 इंटू 100 घंटा इंटू 175, 25 घंटा इंटू 225। हम लोग इस तरीका से नहीं जो ये लोग किए, ऐसे करके देखेंगे, पूरा कस्टमर से चार्ज कर लेंगे। तो देखिए 3 अलग अलग ट्रीटमेंट है, अगर 3 अलग अलग वजह से हमारा ओवर टाइम का खर्चा लग रहा है। डन। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, आइडल टाइम, अगला हम लोग क्या पढ़े, ओवर टाइम। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है लेबर टर्नओवर, जो बहुत डिटेल में क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, फिर से आ जाते हैं थ्योरी वाले पोर्शन में। वेल मेरे बुक में पेज 56,
और इसमें वापस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, हम फटाफट बोलेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हुआ है। लेबर टर्नओवर क्या है? रेट ऑफ चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ लेबर वर्कफोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये कैलकुलेट करने के बाद वो इंडस्ट्री के बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेगा कि यार मेरे कंपनी में लेबर टर्नओवर क्या है, बाकी इंडस्ट्री में क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है? कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर। कारण है पर्सनल, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। पर्सनल कारण क्या? मुझे कहीं पे बेटर जॉब मिल गया तो हम छोड़ देंगे। बूढ़ा हो गए, तबियत खराब है, छोड़ देंगे। घर में वाइफ पड़ के मारती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, छोड़ देंगे, मतलब कहीं और जाएंगे, छोड़ के घर में नहीं बैठ जाएंगे। अगर आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, छोड़ देंगे। अनअवॉइडेबल में कारण क्या है? वो बिजनेस ही सीजनल नेचर का है तो वो मुझे खुद निकाल देगा। रॉ मटेरियल ही नहीं है, प्लांट का लोकेशन चेंज हो रहा है, काम करते करते अंगुली कट गया, नाक कट गया, कान कट गया, आंग गया, तो डिसेबिलिटी। जब हम कुछ फ्रॉड किए, मेरे अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, शादी हो गया, हम जा रहे हैं छोड़ के। क्या नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन आया जो हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, अनअवॉइडेबल कॉजेज। तीसरा क्या है? अवॉइडेबल कॉजेज। यहां पे रेम्यूनरेशन की वजह से, आर की वजह से, वर्किंग कंडीशन, तो कंपनी शायद उसको सुधार सकता है। मैनेजमेंट के साथ रिश्ता खराब है, मैनेजमेंट इसका बॉस चेंज कर दे। और ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप ये चीज लेकर आ जाओ। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लो वेजेस है, उसको आप सीख कर सकते हैं, तो ये है अवॉइडेबल। इतना याद नहीं रखना आपको, कुल मिला के 7-8 पॉइंट याद रखना है, तीनों हेड पॉइंट में मिला जुला के। नेक्स्ट, मेरा लेबर टर्नओवर का होने का इफेक्ट क्या है? एक भैया जो अच्छा खासा प्रोडक्शन होता वो डिस्टर्ब हो गया, नए वर्कर का एफिशिएंसी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड वर्कर के कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी नए वर्कर का कम रहेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इंडक्शन कॉस्ट लगेगा, शुरुआत में जबरदस्त ब्रेकेजेस वेस्टेज करेगा, तो बहुत नुकसान। इस चीज को दूर करने के लिए आइदर आप प्रिवेंटिव कॉस्ट लो, पहले से अच्छा मेडिकल बेनिफिट, पहले से अच्छा वेजेस, पहले से प्रमोशन दे दो, पहले से दुनिया भर का अलाउंसेस दे दो, तो प्रिवेंट। अगर आप प्रिवेंट नहीं कर पाते, वो छोड़ के जा रहे हैं, तो रिप्लेस करो। रिक्रूटमेंट का खर्चा, सिलेक्शन ट्रेनिंग का खर्चा, वेस्टेज करेगा, ब्रेकेज करेगा, वो सब का। ये सब एनीवेज हम लोग डिस्कस किए थे। एक आखिरी बात, कभी कभी एग्जाम में पूछता है टाइम रेट सिस्टम कब प्रेफर्ड है ओवर एंड अबव पीस रेट, यानी टाइम रेट कब बेटर है? पहला, जब आपको ऐसे वर्कर को वेजेस देना है जिसका ना परफॉर्मेंस डायरेक्टली पीस के बेसिस पर डिटरमाइन हो ही नहीं सकता। जो डायरेक्ट वर्कर नहीं है, जो इनडायरेक्ट वर्कर है, जो सुपरवाइजरी स्टाफ है या क्लर्क है, अब वो डायरेक्टली प्रोडक्शन थोड़ी करता है। अब वो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन करता ही नहीं है, तो आप उसको वेजेस कैसे दे सकते हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे? तो गलत हो जाएगा। अगला, अगर मान लो कोई बहुत स्किल्ड इंडस्ट्री में काम करना है, तो स्किल्ड इंडस्ट्री में अगर पीस रेट देने लगे, तब वर्कर क्या चाहेगा? जल्दी से जल्दी बना दे, और अगर जल्दी से जल्दी बनाने का ऑब्जेक्टिव बन गया तो क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो अब नंबर ऑफ पीसेस के बेसिस पे वेजेस तो दे देंगे, पर कोई काम का नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? भाई समय ले, अच्छे से बना, टाइम रेट। या अगला, ऑपरेटर का काम है बस खाली मशीन में रॉ मटेरियल डाल देना, और आगे पूरा का पूरा काम ऑटोमेटिक होगा, तो वो तो काम मशीन कर रहा है, उसमें ये ऑपरेटर या वर्कर का क्या क्रेडिट है जो उसको पीस के बेसिस पे वेजेस दिया जाए? तब उसको उस केस में टाइम वेजेस देंगे। तो कब दिया जाएगा? पहला, जब ये डायरेक्टली हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अगला, हाईली स्किल्ड जॉब। तीसरा, जब इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटर। तो ये था थ्योरी ऑफ लेबर, ये बहुत शॉर्ट में हम लोग फटाफट पढ़ लिए। कारण क्या? बड़ा सिंपल था और मैक्सिमम हमारा पढ़ा हुआ था। तो एक काम करते हैं, एक बार आते हैं इंडेक्स में। तो क्या क्या पढ़ लिए? एक मटेरियल पढ़ लिए, एक लेबर पढ़ लिए। अब एक काम करते हैं, हम लोग 2-3 छोटा छोटा चैप्टर कर लेते हैं, ठीक है ना? आ गया। कॉस्ट शीट अलग से नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट शीट एनीवेज हम लोग पूरा डिस्कस कर लिए थे, तो वापस से करने का सेंस नहीं निकलता, इसके अलावा बाकी हम लोग कर लेंगे।
चलो ठीक है। चलो हम लोग आते हैं अब अगला, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, पेज नंबर 114। अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। ये हैंग हो गया है, 1 मिनट। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। देखो, एक वर्ड है जॉब कॉस्टिंग, एक वर्ड है बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या, पहले सुनो। जॉब कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई करेगा, वैसे इंडस्ट्री में जहां पे कोई भी दो प्रोडक्ट सेम नेचर का नहीं रहता, यानी कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बाई चांस मुझे कोई एक प्रोडक्ट को बनाना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर जॉब का अलग से कॉस्ट निकालेंगे। क्या लगाते हुए, जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, वैसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो यहां पे एक अलग ही कॉन्ट्रैक्ट आए, एक अलग ही जॉब आए, और हर एक का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। तब अगर ये सबका सब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट आया, तो इसको सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट कर अलग अलग सबका कॉस्ट निकाल, ताकि जिस कस्टमर के लिए जितना मेरा खर्चा लग रहा है, उसे उसी के हिसाब से सेलिंग प्राइस हम लोग चार्ज कर पाए। तो यहां पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, जॉब कॉस्टिंग। तब देखो यहां पे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो हम लोग अलग से ट्रैक करेंगे, जॉब नंबर असाइन कर करके। यानी जो पहला जॉब आया उसके लिए नाम देंगे जॉब नंबर 1, इसके लिए जितना मटेरियल यूज कर रहा है उसको अलग से ट्रैक करेंगे, इसके लिए लेबर कितना टाइम लगा रहा है अलग से ट्रैक करेंगे, पर जो ओवरहेड है वो तो देखो सब में लगेगा, उसको मुझे बांटना पड़ेगा। ये क्या है, जॉब कॉस्टिंग। तो देखो मेरा जॉब कॉस्टिंग क्या है, वैसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो अप्लाई करेगा जहां पे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जॉब चलेगा। यहां पे कॉस्ट को कलेक्ट और एक्यूमुलेट करना है अकॉर्डिंग टू जॉब या प्रोडक्ट। हर एक जॉब एक सेपरेट एंटिटी है फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्टिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, हर एक जॉब का अलग से कॉस्ट निकाल, मटेरियल लेबर तो पता रहेगा, ओवरहेड को बांट के। ये चीज कब लगेगा, जब हर एक कस्टमर का अपना स्पेसिफिकेशन है, जब कोई भी दो ऑर्डर सेम अलाइक नहीं है, सेम नहीं है, अलग तरह का है, तो हम लोग जॉब कॉस्टिंग लगेगा। फायदा क्या, अलग से हम लोग ट्रैक करेंगे, कंट्रोल हो पाए, हर एक जॉब का प्रॉफिट मिलेगा, बजट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कितना आसान हो जाएगा, एग्जैक्ट पता रहेगा इसमें क्या लगना चाहिए, एक्चुअल में खर्चा लगा। अगर मान लो कि स्पॉइलेज या डिफेक्टिव हो रहा है, तो हम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पर झमेला यार बहुत टीडियस है, हर एक जॉब के लिए अलग से बैठ के जॉब कॉस्ट शीट बनाना एक पगलापनी वाला काम है, तो बहुत कॉस्टली, लेबोरियस कॉस्ट है, बहुत क्लरिकल प्रोसेस है। इस केस में प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट मीनिंगलेस रहेगा अगर बाई चांस मार्केट कंडीशन चेंज हो रहा है। जॉब कॉस्टिंग, हाँ इसमें एग्जांपल दिया करता था, मान लो एक को चेयर चाहिए ऐसा, एक मोटा आदमी को चाहिए ऐसा, एक पतला को चाहिए बस ऐसा, तो यहां पे हर जगह क्या लग रहा है, जॉब कॉस्टिंग। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है इंटीरियर डेकोरेशन। कोई भी दो घर का इंटीरियर डेकोरेशन सेम नहीं रहता, अलग तरह का है, तो अलग अलग से कॉस्ट निकालना है, क्या लगेगा, जॉब कॉस्टिंग। अगला मेरा क्या है, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में क्या होता है ना, सेम तरह का प्रोडक्ट एक साथ बनता है, सेम तरह का प्रोडक्ट एक लॉट में बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग। आप लोग देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर उठा के देखोगे, पैकेट को पलट के देखना, पीछे लिखा रहेगा बैच नंबर। कोई भी दवाई या कोई भी खाने पीने का चीज को देखना, बैच नंबर लिखा रहता है, यानी जो भी मेरा कॉस्ट लग रहा है वो पूरे बैच के लिए लग रहा है, जो मुझे अलग से ट्रैक करना है। अब ये बैच में 100 यूनिट, 10 यूनिट, 1000 यूनिट, 500 यूनिट को भी कुछ भी हो सकता है, जैसा जो कंपनी का डिजायर है, मतलब जिस तरीका से कंपनी बना सकता है। तब यहां पे जो हम लोग कॉस्ट को निकालेंगे, तो यहां पे अलग अलग यूनिट वाइज नहीं या जॉब वाइज नहीं, यहां पे बैच वाइज निकालेंगे, और उस बैच में जितना यूनिट बना डिवाइड कर दे, हर एक का कॉस्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, रेडीमेड गारमेंट हुआ, या मान लो ऑटो इंडस्ट्री हुआ, या फार्मा कंपनी हुआ, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो एक स्पेसिफिक बैच में बनता है, उसके अंदर में ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग लग सकता है। तो यहां पे एक लॉट में बनता है,
एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनता, 500 1000 करके बनता है। यहां पे बैच कॉस्टिंग में बहुत सिमिलर यूनिट बन रहा है एक साथ। यहां पे कॉस्ट शीट बनाएंगे हर एक बैच का, कॉस्ट निकालेंगे उस बैच का, मटेरियल लेबर ओवरहेड निकाल के। और जनरली कहां अप्लाई होता है? फार्मा कंपनी, टीवी, रेडियो सेट, ये सब में। ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जॉब कॉस्टिंग के अंदर में कॉस्ट निकालते हैं हर एक जॉब का, और यहां निकालते हैं पूरे बैच का। यहां पे हर जॉब एक दूसरे से अलग है। यहां पे जो बैच में जो प्रोडक्ट बनाया ना, वो सारा का सारा सेम है। और ये नॉन स्टैंडर्ड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट के लिए है, जबकि होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट के लिए। फिर अगर एक बैच में 100 यूनिट बना तो सब तो सेम बनाया ना, तो ये कहां लगेगा? बैच कॉस्टिंग। ये काफी सिंपल था, ऑलरेडी आप लोगों को आता था, इस पर टाइम वेस्ट किए नहीं। चलो नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग में भी ज्यादा समय नहीं देने का है। मेरे बुक में पेज 121 है, आप लोगों की बुक में क्या है मुझे नहीं पता। पहले देखो 3 पैराग्राफ दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन। कृपया करके मत पढ़िएगा, ऑलरेडी हम लोग का बहुत डिटेल में जब क्लास कर रहे थे उससे मैं डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। फिर आया है तो पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सॉरी, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या है? वैसा लॉस जो इनहेरेंट है इन नेचर ऑफ वर्क। नॉर्मल लॉस वो लॉस है जो अनअवॉइडेबल है। ये इनहेरेंट है, ये यूजुअल है, ये जनरली होगा ही होगा। और क्वेश्चन उठता है ये कैसे पता चलेगा? पास्ट एक्सपीरियंस या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के द्वारा। यानी पास्ट में देखे यार ये तो लॉस होता ही है, तो नॉर्मल लॉस है। या अगर मान लो मेरा पहला साल है या दूसरा साल है तो मेरे पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो मेरा टेक्निकल आदमी जो मेरा इंजीनियर है वो बताएगा नॉर्मल लॉस क्या होता है। और जनरली ये किस में एक्सप्रेस होता है? एज अ परसेंटेज। और ये परसेंटेज किस चीज का रहता है? इनपुट का। नॉर्मल बात है। और मान लो कोई एक साल में जितना हम लॉस सोचे उससे अगर ज्यादा लॉस हो गया तो वो अब नॉर्मल लॉस है। ये इनहेरेंट नहीं है। ये क्यों हुआ? वर्कर केयरलेस था, ढंग से मेरा प्लानिंग था, डिजाइन ढंग से नहीं हुआ, इस वजह से मेरा अबनॉर्मल लॉस हुआ। अभी अबनॉर्मल लॉस है तो जितना अबनॉर्मल लॉस है वर्ड है अबनॉर्मल, बेच के जो पैसा मिला माइनस कर, बाकी पूरा कॉस्टिंग पीएल। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो 10,000 का 5% नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, मतलब 500, हकीकत में हो गया 720, तो एक्स्ट्रा 220 अबनॉर्मल लॉस है। क्या पड़ेगा सबको? अब नॉर्मल गेन कब होगा? जब जितना लॉस सोचा उससे कम लॉस हो जाए। यानी अगर एक्चुअल में आउटपुट ज्यादा बन जाए एज कंपेयर टू नॉर्मल आउटपुट, या जो वेस्टेज है वो लेस देन नॉर्मल लॉस रहे, तो क्या है नॉर्मल गेन? मान लो 10% होना चाहिए था, तो 1000 का 10% यानी 100 होना चाहिए, पर हुआ खाली 90, सॉरी 90 का आउटपुट आना चाहिए पर एक्चुअल में 96 आया, तो 6 यूनिट क्या बनेगा नॉर्मल गेन? मत पढ़ना, ऑलरेडी आता। नेक्स्ट मेरा क्या है? डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी क्या होता है कृपया करके मत पढ़िएगा, एग्जाम में पूछने का कोई चांस नहीं है। डब्ल्यूआईपी क्या है? जिसमें काम शुरू हुआ पर कंप्लीट नहीं हो पाया। कुछ खर्चा लगा, कुछ खर्चा नहीं लगा। तो भाई जितना खर्चा लगा उसका हम लोग याद करो 3 स्टेटमेंट बनाते थे, बनाकर कैलकुलेट करेंगे। जहां पहला स्टेटमेंट में इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालते थे, इसमें क्या होता था याद दिलाए? याद दिलाता है। यहां लिखते थे इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, परसेंटेज मटेरियल, परसेंटेज लेबर, परसेंटेज ओवरहेड। मान लो इनपुट गया 100 यूनिट, मान लो इसके अंदर में कंप्लीट हुआ है 700, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी रह गया 300। जो कंप्लीट हुआ वो तो ऑब्वियस सा बात है 100% कंप्लीट होगा। मान लो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में मटेरियल लगा है 100%, ये लगा है 70%, ये लगा है 60%। तो याद करो हम लोग यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट निकालते थे, 700 का 100% यानी 700, 700 का 100% यानी 700 का 100%, 300 का 100%, 70% एंड 60। ये कितना आएगा 1000, ये कितना आएगा 910, कितना आएगा 880। याद करो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे? इक्विवेलेंट यूनिट।
तो इक्विवेलेंट यूनिट में मुझे क्या करना है, पहले नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निकाल लिए। अगला डिग्री ऑफ कंप्लीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड निकाल, 170 60 निकाल लिए। इक्विवेलेंट यूनिट कैसे आएगा, जितना यूनिट था इनटू डीओसी एग्जैक्ट निकाल लिए। तो ये पढ़ना थोड़ी है, तो ऑलरेडी आप लोग को आता है। तो जो चीज टेक्स्ट में लिखे आप लोग एग्जांपल पहले लिखना, उसी चीज को टेक्स्ट में लिख देना, बड़ा आसान चीज था। नेक्स्ट, डब्ल्यूआईपी को वैल्यू करने का प्रोसेस क्या है, प्लीज यहां मत पढ़ना, क्लास का नोट से पढ़ना। जहां पे 3 स्टेटमेंट बनाए थे एंड 2 मेथड था, एक था फीफो, एक था वेटेड एवरेज। डन, मत पढ़ना यहां से। अगला हमारा इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हम लोग डिटेल में डिस्कस किए, पर्सनल थ्योरी यहां से पढ़ते हैं। देखो जनरली क्या होता है ना, जनरली एक प्रोसेस जब दूसरे प्रोसेस के अंदर में अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करता है तो करता है कॉस्ट में। इसीलिए हम लोग उसको जनरली कॉस्ट सेंटर बोलते थे, कारण क्या है, कॉस्ट में ट्रांसफर करता था। और रियल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में जनरली कोई कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करता है, यानी वो कॉस्ट सेंटर नहीं है, वो प्रॉफिट सेंटर है। और क्वेश्चन उठता है ये प्रॉफिट कैसे, कितना प्रॉफिट जोड़ना है, कितना चार्ज करना है, कैसे निकालेगा। अपने कॉस्ट में ट्रांसफर नहीं करता, नॉट एट कॉस्ट। इधर अगर वही सेम चीज ये मार्केट में बेचता तो कितना में बेचता, प्रोसेस 1 जो अपने कंपनी के प्रोसेस 2 को दे रहा है वो कॉस्ट में नहीं देगा, वो ये निकालेगा अगर हम मार्केट में बेचते तो कितना में बेचते, उतना ही मुझसे चार्ज करेगा, क्योंकि भैया हम तो उतना वैसा चीज बना ही लिया जो जिसका वैल्यू उतना है। या वो क्या करेगा, कॉस्ट में 1% ऑफ प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करेगा। तो कॉस्ट में जितना प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करेगा उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइस। मान लो कॉस्ट था 100, ट्रांसफर प्राइस है 120, तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कितना आया है, 20। अब तुम बोले यार सेम कंपनी है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्यों प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर कर रहा है, कर दो ना ऐसी ट्रांसफर। भाई प्रॉफिट जोड़ने का कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है, दोनों है। फायदा क्या है, मुझे एग्जैक्ट पता रहेगा कि हर एक डिपार्टमेंट में खर्चा क्या लगा और वो कितने रुपए का मार्केट वैल्यू के लायक काम किया। बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट क्या है, हर एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगा कि भाई तेरे को प्रॉफिट कमा के देना है, यानी हर एक प्रोसेस कॉस्ट सेंटर नहीं प्रॉफिट सेंटर रहेगा। और जिसके बेसिस पे मान लो उसको बोनस मिलेगा तो उसका उद्देश्य क्या रहेगा, इनएफिशिएंसी कम से कम करना, तो इनएफिशिएंसी को ये कम से कम कर देगा। इतना फायदा है, पर इसका नुकसान है। आप लोग शायद नहीं पढ़े पर बाद में टैक्स में पढ़ेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग का टैक्स के अंदर में एक झमेला होता है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है ना, ये खुद कैलकुलेट करना दोनों डिपार्टमेंट के बीच में एक बड़ा कंफ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर आएगा, और बाद में लास्ट में कॉर्पोरेट लेवल में पूरा रिकंसिलिएशन बनाना कि भाई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या रह गया। ये एक बड़ा लोचा काम है, याद करो ये काम हम लोग करते थे, तो कुछ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये काफी सिंपल थ्योरी है, जो वन टाइम आप लोग रीड करो या बस वीडियो सुन लो, ये काम हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मटेरियल पढ़े, लेबर पढ़े, प्रोसेस को जॉब एंड बैक कॉस्टिंग पढ़े, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़े। ठीक, एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा सिंपल सा एक और चैप्टर का थ्योरी कर लेते हैं, जो है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। आई एम रियली सॉरी, इसका आप लोग थ्योरी पढ़ना भी मत, रेफर क्लास नोट्स। तुम लोग ऐसे क्यों काट दिए, क्या थ्योरी लिखा है बताते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, और याद करो इसको कितना डिटेल में डिस्कस किए थे कि एक प्रोसेस के बाद एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट निकलेगा। अगर वो 2 या 3 प्रोडक्ट जो साइमल्टेनियसली निकल रहा है वो सबका वैल्यू अगर अच्छा खासा है, मार्केट में अच्छा खासा वैल्यू है,
वो सबको हम लोग बोलते थे ज्वाइंट प्रोडक्ट, जब सब सारा का सारा प्रोडक्ट कंपनी के लिए मेन प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट क्या है? वैसा प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग के दौरान निकला और जिसका मार्केट वैल्यू बड़ा कम है, जिसको बेच के कुछ नहीं मिलेगा, जो एक तरह का कचरा है, वो क्या है? बाई प्रोडक्ट। ज्वाइंट प्रोडक्ट का हम लोग एग्जांपल दिए थे। जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं तो रिफाइंड ऑयल निकलता है, कुछ नेचुरल गैस निकलता है, कुछ डीऑइल्ड केक निकलता है, ये सब मेन प्रोडक्ट है, ज्वाइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। और वही अगर शुगर केन को हम लोग कर रहे हैं प्रोसेस, तो शुगर के साथ मोलासेस निकलता है, तो वह मोलासेस तो कचरा है। कचरा क्या है? बाई प्रोडक्ट। अगला इससे थ्योरी क्या पूछता है? मेथड ऑफ अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट अमंग्स द ज्वाइंट प्रोडक्ट। याद करो, बहुत मेथड पढ़े थे, फिजिकल यूनिट मेथड, फिजिकल आउटपुट मेथड, अगला एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड, अगला पढ़े थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, नेक्स्ट हम लोग पढ़े रिवर्स कॉस्ट मेथड, सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा हुआ है। डन। एनीवेज ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है थ्योरी में। और नेक्स्ट एक काम करते हैं, एक और बड़ा छोटा सा कोई चैप्टर को कर लेते हैं। मान लो किसमें आए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसका है पेज नंबर 149। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वेल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है ये आप लोगों को पता है, किस इंडस्ट्री में लगेगा? सर्विस सेक्टर में। और हम लोग को पता है सर्विस सेक्टर, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे? ट्रांसपोर्टेशन, सिनेमा हॉल, होटल, इसके अलावा आईटीईएस, इसके अलावा पावर जनरेशन, यानी जहां पे टैंजिबल गुड्स नहीं, इनटैंजिबल सर्विसेज दिया जाता है। नॉर्मल बात। एग्जाम में थ्योरी में क्या पूछता है? ये वर्ड कंपोजिट यूनिट्स। कंपोजिट यूनिट का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा यूनिट एक साथ बने। देखो जनरली हम लोग क्या निकालते हैं, एग्जांपल देते हैं पावर का पर केडब्ल्यूएच, तो पर केडब्ल्यूएच है ना, वो सिंगल यूनिट है। और जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या निकालते हैं? पर पैसेंजर किलोमीटर, तो देखो एक पैसेंजर भी है, एक किलोमीटर भी है, कंपोजिट यूनिट। अगला निकालते हैं टन किलोमीटर, एक टन और किलोमीटर है, कंपोजिट यूनिट। होटल में पर रूम पर डे, तो रूम भी है, डे भी है, कितना रूम कितना दिन तक लेके रखा, कंपोजिट यूनिट। अब टन किलोमीटर से बात आता है, टन किलोमीटर था दो तरीका का, एक था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, एक कमर्शियल टन किलोमीटर। इसका हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, वापस से पढ़ने का कोई सेंस नहीं। एक आखिरी बात, एक एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी अप्रोच, ये किसके अंदर में है? टोल के अंदर में। जो टोल बूथ होता है ना, उसमें। ये बता दे क्या होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जनरली क्या रहता है ना, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है आज तक गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में रखा करता था, जो जैसे नेशनल हाईवे ये सब बनाना, वो सब काम बाद में प्राइवेट के हाथ में गया। और आज के दिन पीपीपी मॉडल में चलता है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। जनरली बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में क्या होता है, बहुत सारे देश के अंदर में कि प्राइवेट सेक्टर से भी पैसा आए पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर में, उसके लिए बीओटी स्कीम लेकर आया है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करता है प्राइवेट वालों को। नाम है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसका मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है उसके लिए एक पीरियड बनाया, मान लो 10 साल। क्या बोलेगा प्राइवेट एंटरप्राइज को, प्राइवेट सेक्टर को, कि आप पहले उसको बनाओ, खुद बनाओ, बिल्ड करो। बिल्ड करने के बाद अगले 10 साल तक आप उसको ऑपरेट करो, यानी जो ऑपरेशन का खर्चा है, जो मेंटेनेंस का खर्चा है, पूरा लो, खर्चा करो, और जितना टोल आएगा वो टोल कलेक्शन भी आपका है, ऑपरेट कर। और जैसे वो कंसेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को, बाद में ट्रांसफर करो। तब इस केस में देखो हमारे गवर्नमेंट का क्या फायदा है, जो ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला था वो मेरा नहीं होकर किसका हो गया, किसी और का, तो वो पैसा गवर्नमेंट कहीं और लगाएगा अभी तुरंत। अगला, आप बिल्ड करके ऑपरेट करके टोल कलेक्शन करो, इससे वो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेशन मिलेगा कि मान लो कोई बड़ा अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे अच्छा खासा टोल कलेक्शन होगा, तो वो भी प्रॉफिटेबल, काफी प्रॉफिटेबल रहेगा।
तब एक और बात, ट्रांसफर करने के दौरान क्या प्राइस सेट होगा? ऐसा तो नहीं है कि फ्री में ट्रांसफर कर देगा, गवर्नमेंट पैसा देगा। उस समय क्या फेयर प्राइस होना चाहिए, कितना बेनिफिट मिल गया, कितना और बेनिफिट बचा है, क्या ट्रैफिक का फ्लो है, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। क्या है? बहुत देश में पब्लिक प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर को लाया गया है अंडर बीओटी मॉडल, जहां पे गवर्नमेंट आउटसोर्स करेगा पब्लिक प्रोजेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर डिजाइन करेगा, फाइनेंस करेगा, बनाएगा, ऑपरेट करेगा। देखो ऑपरेट तक, कंस्ट्रक्ट माने बिल्ड, ऑपरेट करेगा, और इवेंचुअली कंसेशन पीरियड खत्म होने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को। तब इस केस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यहां पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टनरशिप आ गया। किस प्राइस में ट्रांसफर करेगा वो डिपेंड करेगा कितना बेनिफिट मिल गया, कितना यूजर गेन करेगा, कितना इंप्रूवमेंट और करना है उसके बेसिस पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। डन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर का थ्योरी भी होता है खत्म। तो आप लोग रियलाइज करोगे मैक्सिमम थ्योरी हम लोग क्लास के अंदर पढ़ लिए थे। अलग से थ्योरी पढ़ने का मटेरियल में बहुत टाइम लगा, कुछ एक्सटेंट तक लेबर में, अदरवाइज बाकी जितना चैप्टर किया उसमें कुछ खूब बेसी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। तो हम लोग का ये एंड ये इतना चैप्टर्स हम लोग कवर कर लिए। और क्या कर सकते हैं अभी कवर? वेल करने को तो कर सकते हैं, पर आई थिंक काफी हो गया एक क्लास के लिए। आज की क्लास को खत्म। थैंक यू।